ट्रस्टेड लॉयर शर्मा। हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज से शुरू हो रही है हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज, जहां पे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये सीरीज आपको ऑल ओवर द यूट्यूब कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जिस एडवांस लेवल को छूने वाले हैं उसको देख के आप चौंक जाओगे। और मैं फर्स्ट लेक्चर में ही आज एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करूंगा कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ताकि खुल पाए। इसको रटना नहीं है, उसका हम मीनिंग क्रिएट करेंगे। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि भैया जावास्क्रिप्ट की नीड क्यों पड़ी। जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले अगर हम ये समझ गए कि जावास्क्रिप्ट की नीड क्यों पड़ी, तो सोचो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कितना सुधर जाएगा। सीनियर इंजीनियर की तरह सोचोगे। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज के बाद अगर आपको कभी भी किसी भी नई लैंग्वेज या नई फ्रेमवर्क को सीखना हो तो आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मैं आपको सोचना सिखाऊंगा कि कैसे चीजों को सोचा जाता है और कैसे उनके आंसर को फाइंड आउट किया जाता है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कमेंट कर दीजिए बाप सीरीज फॉर जावा इज। अब सबसे पहला सवाल कि आज से हम शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट पढ़ना। पर जावास्क्रिप्ट है क्या और ये ऐसा क्या काम कर रही है। तो अगर आप हमें फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। नहीं है तो चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो एचटीएमएल की हेल्प से हमारे पास एक नॉर्मल वेबसाइट क्रिएट होती है जहां पे कोई भी डिजाइनिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऐसा ही है। तो यहां पर मैं बटन देखूं, ये कुछ काम नहीं करेगा। सिंपल कैलकुलेटर पर मैं कुछ करूं तो ये कुछ काम नहीं करेगा। तो ये सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट है। देखो, ऐड नंबर पे क्लिक करूं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट है जो सिर्फ दिखेगी, इसके साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता। मतलब मैं बटन को क्लिक नहीं कर सकता, मैं यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर सकता। में वेबसाइट हमारा इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे अगर जाता हूं तो आपको यहां पे ट्रांजिशन नजर आ रहा होगा। तो ये एचटीएमएल सीएसएस की हेल्प से बनी है, जिससे सीएसएस ने इसके अंदर खूबसूरती ऐड कर दिया है। एचटीएमएल हो, सीएसएस हो, ये हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये यहाँ पे मैथमेटिकल टास्क वगैरह कुछ नहीं कर सकती, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे कुछ भी काम नहीं कर सकती है। अब जैसे ही मैं इस वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करूंगा, उसके बाद ये वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी। अब मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे क्लिक नहीं करके यहाँ पे आ गया थैंक्स फॉर क्लिकिंग। मैं अगर दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो 10 20 ऐड नंबर किया तो यहाँ पे सम आ चुका है 30। इवन मैं इसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ ऐसे करके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटरेक्टिविटी बढ़ गई है। अब हमारी वेबसाइट सुंदर लग रही है। जो आप YouTube वीडियो देखते हैं तो आप सर्च फंक्शनलिटी को यूज तक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब सर्च करूंगा तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं, वो रन होगा नहीं, क्योंकि आप हम बटन को क्लिक कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भैया मुझे ये वीडियो देखनी है, मुझे कोड की वेब डेवलपमेंट की वीडियो देखनी है। तो अगर आपने सिर्फ HTML CSS के प्रयोग से बनाया है तो वो बटन भी काम नहीं करेगा। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की नीड है। उसके अंदर ब्रेन का ये काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह। अब सवाल ये है, ये तो हम समझ चुके हैं, ये आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ये मैं आपको दूंगा। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं जो मेन है कि हमें अभी पता है कि ये हमारा क्लाइंट है, ये सर्वर है, कि मुझे अगर किसी वेबसाइट को विजिट करना है तो मैं बोलता हूं कि मुझे किसी वेबसाइट को इंस्टाग्राम को विजिट करना है तो ये मुझे 3 फाइल रिटर्न करके देता है। कौन कौन सी रिटर्न करके देता है आप सबको पता है। एक एचटीएमएल फाइल देगा, एक सीएसएस दे। मैं इसके अंदर क्या खोलना चाहता हूं, इंस्टाग्राम को खोलना चाहता हूं। तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं बोलूंगा कि मुझे ये नजर आ जाएगा। तो क्या मैं इससे ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा ब्राउजर है जिसमें मैं अभी हूं, ये जावास्क्रिप्ट को समझता है, एचटीएमएल सीएसएस को समझता ही है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट को भी समझता है। हाँ भैया समझता है, क्योंकि अगर ये जावास्क्रिप्ट को नहीं समझेगा तो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कैसे कर पाएगा। सिंपल है ना, कि अगर इसने इसको 3 फाइल दी है, एचटीएमएल भी, सीएसएस भी और जावास्क्रिप्ट की 3 फाइल, तो एचटीएमएल सीएसएस तो समझ रहा है, लेकिन उसको जावास्क्रिप्ट भी समझनी पड़ेगी, तभी वो यहां पे डिस्प्ले हो पाएगा, तभी मेरे वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिविटी आ पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट को समझता है अच्छे से। तो ये प्रूव करके दिखाओ, चलिए दिखाता हूं। ये आपका ब्राउजर है। हाँ, मैं अगर इसके ऊपर इंस्पेक्ट करता हूं, आपका यहाँ पे कंसोल आएगा। यहाँ से आप अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखते हो, एक सिंपल सा प्रिंट वाला कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, ये मैं कह रहा हूं ये मेरा ब्राउजर है, इसके अंदर मैं कंसोल गया, मैं कह रहा हूं ये मेरा जो ब्राउजर है ये जावास्क्रिप्ट को समझता है और ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है कुछ भी चीज को प्रिंट कराने का। जैसे ही मैं ये करूंगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्राउजर क्या है, जावास्क्रिप्ट को समझता है। अगर मैं यहाँ पे C++ का कोड लिखता हूं ऐसे हेलो, क्या ये इसको समझ पाएगा, क्या ये इसको समझ पाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको मीनिंग ही नहीं पता कि सी आउट का मीनिंग क्या होता है, उसे पता ही नहीं है। तो जो हमारा ब्राउजर है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के कोड को समझ पाता है, C++ के कोड को नहीं समझ पाएगा, जावा के कोड को नहीं समझ पाएगा। कि अगर आप इसकी जगह में उसको जावा के फाइल भेजते तो नहीं समझ पाता है। तो वो सी आउट का अच्छे से आउटपुट इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम एसटीडी, फिर इंट मेन, फिर उसके बाद में लिखते हैं, आप वो भी लिखोगे वो भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ किसको समझता है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझता है और ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। अब सवाल ये है, अब हम सोचना शुरू करते हैं एज अ सीनियर लेवल इंजीनियर। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल मैं आपके सामने इंक्लूड करने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, पहले की जो वेबसाइट होती थी 1990s में, उनमें सिर्फ एचटीएमएल और फिर सीएसएस ही चलती थी। जावास्क्रिप्ट लेटर इंक्लूड हुई अराउंड 1995। इस ईयर में ये क्या आई थी, ये इंट्रोड्यूस हुई थी। अब मेरा सवाल ये है कि जावास्क्रिप्ट का जन्म ही क्यों हुआ। जावास्क्रिप्ट से पहले C++ भी एग्जिस्ट करती थी, जावा भी करती थी, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी वो भी एग्जिस्ट करती थी। तो जो इसके डेवलपर थे उन्होंने जावास्क्रिप्ट को क्रिएट करा ही क्यों, उन्होंने एग्जिस्टिंग जो लैंग्वेजेस थी उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया। पहले सवाल है ना, जब हमारे पास ऑलरेडी समय ऑल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी C++ जावा, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्यों उसने एक नई लैंग्वेज बना दी जावास्क्रिप्ट। क्या सोच सकते हैं हम, चलिए आज इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्यों करा होगा। ये तो हमें पता है कि एक लैंग्वेज चल पाए इस तरीके से बटन क्लिक चल पाए, ओके, तो वो सारे काम कौन कर सकते हैं, C++ भी कर सकती है, जावा भी कर सकती है, जावास्क्रिप्ट भी कर सकती है, हर एक लैंग्वेज कर सकती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जन्म हुआ क्यों, मेरा वो सवाल है। मजा आया तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और कुछ कमेंट करो कि जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है, भले ही वो नॉनसेंस आंसर हो, खुद से देखो मैंने सवाल पूछा, तुम्हें उसका आंसर देना है। ऐसे करके क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ऐसे करके आप सीनियर लेवल इंजीनियर की तरफ बढ़ेंगे।
अब मैं आपको आंसर देता हूं दोस्तों, सुनो, बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। ओके, आप देखो यार, उस समय ना, अभी तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी कितना आसान है। आपको सी प्लस प्लस सीखनी है, आप यूट्यूब पे जाओगे सी प्लस प्लस सीख लोगे। आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है, सीखनी है, यूट्यूब पे जाओगे, किसी ना किसी की वीडियो पड़ी होगी। लेकिन मैं 1995 की बात कर रहा हूं, वहां पे जो सी प्लस प्लस के डेवलपर थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। ऐसे ही जावा के जो डेवलपर थे बहुत ही लिमिटेड थे। तो कोई नया इंसान जिसको कोडिंग सीखनी हो आज से 30 साल पहले, उसके कितना मुश्किल होगा। और उस टाइम पे वेब डेवलपर एग्जिस्ट करते थे। कौन? वेब डेवलपर। वेब डेवलपर कौन होते थे? जिनको एचटीएमएल और सीएसएस आती थी। और तुम्हें पता है कि यार एचटीएमएल सीएसएस सीखना कितना आसान काम है ना? इजी तो है। चलो एचटीएमएल सीखना तो है ना, तो जिसको एचटीएमएल आती थी तो वो आराम से कोड लिख लेता था। और आपको पता है कि यार जो हमारी एचटीएमएल वाली लैंग्वेज है वो काफी फॉरगिविंग है। फॉरगिविंग का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि अगर मैंने कोई गलत टैग डाल दिया अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर, मान लो मैंने रोहित नाम का कोई टैग डाल दिया, मुझे पता है कि इसके अंदर ये सारे टैग एग्जिस्ट करते हैं, एच1 टैग, हां, मान लो मैं गलती से रोहित नाम का टैग डाल दिया, तो हमें पता है कि भैया जो हमारी एचटीएमएल है वो हमें एरर नहीं देगी, वो कोड को चला देगा, भले आपने गलत टैग डाला है। तो जो हमारी एचटीएमएल फाइल थी वो काफी फॉरगिविंग थी। इसलिए जो प्योर प्रोग्रामर नहीं थे वो भी इस वेब डेवलपर फील्ड में कूदने लगे इसी वजह से, क्योंकि इनको सीखना एचटीएमएल सीएसएस को सीखना काफी आसान था दोस्त, बहुत ही आसान था। अब अगर आसान था तो अब अगर मैं इनको बोलूं कि भैया तुम्हें सी प्लस प्लस सीखनी है, हम सी प्लस प्लस का एग्जांपल लेते हैं कि भैया मैंने सब डेवलपर को बोला हम एक इंटरेक्टिविटी ऐड कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उस समय सी प्लस प्लस एग्जिस्ट करती है, हमने सबको बोला कि आप सब लोग सी प्लस प्लस इस्तेमाल करो। भाई वो भाग जाएंगे, वो सी प्लस प्लस का कोड देख के भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे? अगर मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाऊं, अब एज अ न्यूट्रल व्यूअर सोचो, मान लो आज तक आपको सी प्लस प्लस नहीं आती, आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती क्योंकि आपको आती नहीं है। मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि आपको ये वाला सिंटैक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला सिंटैक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, दोनों में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा हूं, आप किसको प्रेफर करेंगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? भैया नीचे वाले को, क्योंकि भैया ये छोटा है, भैया आसान भी होगा सीखना। और यहाँ पे तो पहले उस टाइम के जो डेवलपर होंगे 1995 की बात सोचो, इसलिए मैं आपको फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। उस टाइम के डेवलपर बोलेंगे यार अरे भैया ये हैश इंक्लूड का मतलब क्या है, और ये आई स्ट्रीम क्या है, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये क्या है, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये तो बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। और जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, उनके लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो इजी टू लर्न हो। सी प्लस प्लस, जावा, ये लैंग्वेज बहुत ही हार्ड होती, क्योंकि वहां पे जो हम क्या करें, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे वो थे जो कि प्रॉपर प्रोग्रामर नहीं थे, प्रॉपर प्रोग्रामर नहीं थे। ये जो लोग थे ये बिल्कुल ऐसे लाइट वेट लोग थे, जिनको थोड़ा बहुत एचटीएमएल लगाती थी, जिनको टेबल टैग यूज करना आ गया, स्पैन टैग यूज करना आ गया, या एच1 टैग यूज करना आ गया, बस ऐसे छोटे मोटे। ओके, और उनके कोड में एरर वगैरह भी रहती थी, पर हमें पता है एचटीएमएल उसको चला देता है। अब यही कहानी यहाँ पे भी है कि भैया जावास्क्रिप्ट भी काफी फॉरगिविंग है। जैसे यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूं, अगर अच्छा ये एडिट हो रहा, जैसे अगर मैं इसको पकड़ूं तो भैया अगर मैं यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कंसोल लॉग लिखा मैंने और हेलो, तब भी हमारा कोड चल जाता है। अगर कॉल नहीं लगा तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर उसको कितनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती कि भैया कोई भी सेमीकोलन मिस नहीं होना चाहिए, उसको सारे डेटा टाइप याद करना पड़ते हैं, भैया इंटरव्यू होता है, फ्लोट अलग डेटा टाइप होता है, डबल अलग होता है, भैया उसको कितना। अब सिर्फ यही रीजन नहीं था, क्योंकि देखो अगर आपको मास लेवल पे जाना है तो आपको चीजों को आसान बनाना पड़ेगा, आपको चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। चीजें जब तक आसान नहीं होगी तब तक उसका मास एडप्शन नहीं होगा। तो भैया अगर हर किसी को सी प्लस सीखने को मजबूर करता तो शायद हमारा वेब इतनी जल्दी से ग्रो नहीं होता, क्योंकि उसको सीखना मुश्किल था, क्योंकि तुम्हें खुद बैठ के सीखना पड़ता। अब ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन था यहाँ पे सिक्योरिटी नाइटमेयर। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। क्या पॉइंट है? सी प्लस प्लस के साथ हमें क्या दिक्कत आती, मान लो उस समय पे अज्यूम कर लो, चलो हमने बोल दिया चलो कोई नहीं भैया, ये जो वेब डेवलपर है इग्नोर मारो, जो प्रॉपर प्रोग्रामर होंगे वही वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको पकड़ूं ऐसे नीचे, इसको मैं पेस्ट करता हूं, मान लो मैं जावास्क्रिप्ट की जगह में सी प्लस प्लस की फाइल, सी प्लस प्लस वाली, ओके, ये रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है आपको एचटीएमएल की फाइल सीएसएस की, मान लो हमने जावास्क्रिप्ट ना करते, हमने सी प्लस प्लस को कॉल करता, तो इसमें मुझे 3 ये दे दिए। अब मेरे ब्राउज़र को क्या करना पड़ता, इस सी प्लस प्लस के कोड को क्या करना पड़ता, रन करना पड़ता। हाँ, अब दो सी प्लस प्लस के कोड के साथ कुछ दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं? मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप अपने इस ब्राउज़र के अंदर सी प्लस प्लस के कोड को रन करोगे तो ये आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। ये सिस्टम कि मान लो बाहर से आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, वहां से उसने कोई कोड रिटर्न करके दिया सी प्लस प्लस में, ओके, एचटीएमएल सीएसएस, ये सी प्लस प्लस का, ये सी प्लस प्लस का कोड जैसे ही आप रन करोगे वो आपके सिस्टम का, ये जो मेरा लैपटॉप है, मान लो ये जो फोल्डर है, ये प्रोजेक्ट है, ये नेक्सस है, या फिर मेरे प्राइवेट जो फोटो है, इनका एक्सेस उसके पास आ जाएगा। क्योंकि जो हमारी सी प्लस प्लस है वो लो लेवल लैंग्वेज आती है, जो डायरेक्टली हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर सकती है। वो हमारी किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकती है, भले आपने उसको ब्राउज़र के अंदर चलाया, लेकिन वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकती है डायरेक्ट, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसको सिंपल ये वाली कमांड अगर किसी ने दे दी, ये वाला, कि भैया ये वाला कोड चला दो, ये कोई वेबसाइट थी आपने विजिट करी, आपको क्या बताया उसने क्या सी प्लस प्लस का कोड लिखा है। हम दिन में हजारों वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, हजारों, मान लो आज भी सी प्लस प्लस में होता, हम हजारों वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे एचटीएमएल सीएसएस और सी प्लस प्लस फाइल रिटर्न करके दे रहा है, और किसी ने मुझे ये वाला कोड दे दिया सी प्लस प्लस में, तो आपका ब्राउजर तो सीधा साधा, वो तो सीधा कोड को रन कर देगा। और जैसे कोड को रन किया, यहां पे ये है कि भैया मैं आपके फाइल को, कि भैया मैं आपके सी ड्राइव में जाके यूजर के अंदर, रोहित के अंदर जाके आपके कुछ सीक्रेट उड़ा दूंगा। जैसे ये कमांड रन हुई, आपका एक सिस्टम से डेटा गायब। क्या आप चाहोगे आपके सिस्टम के अंदर कितना सेंसिटिव डेटा रहता है? भैया डेटा तो है, अरे दोस्त सोचो, तुम अपनी गूगल सर्च हिस्ट्री दिखाने में इतना डरते हो, तुम अपनी यूट्यूब हिस्ट्री दिखाने में इतना डरते हो। हर कोई डरता है, हर किसी को प्राइवेसी चाहिए, वरना लोग सोचेंगे यार कहीं ऐसा कोई डर नहीं है, पर हर किसी को लगता है, अगर तुम मुझे बोलोगे भैया अपनी यूट्यूब हिस्ट्री दिखाओ, मैं बोलूंगा क्यों दिखाऊं, मैं क्यों दिखाऊं, तुम मुझे जज कर सकते हो ना। तो यहाँ पे दो प्राइवेसी बहुत ही मैटर करती है। तो यहाँ पे जो ये कोड होता है ना सी प्लस प्लस का, ये आपके किसको, ये आपके हार्ड डिस्क वगैरह इन सबको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारे सिंटैक्स हैं, आपको ये सिंटैक्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर ऐसे सिंटैक्स सी प्लस प्लस के अंदर जिससे वो आपकी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, इवन आपकी फाइल को, आपके कोड को उड़ा भी सकता है, आपके सिस्टम को फॉर्मेट कर सकता है। कि अगर किसी ने ये वाली सी प्लस प्लस का कोड दे दिया तो आपका सिस्टम ही फॉर्मेट हो जाएगा। तो सिस्टम ही फॉर्मेट हो गया, लोगों का आजकल यूट्यूब चैनल हो जाता है। ओके, अगला कि भैया यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है,
अगर जिस बच्चे ने सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आया होगा तो उसको पता है कि मैं पॉइंटर से किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूं, बस मेरे पास एड्रेस होना चाहिए कि अगर मेरे पास इसका एड्रेस है इस वाले फोल्डर का तो मैं सीधा उसको एक्सेस कर सकता हूं, उस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता हूं। और ऐसे ही इसके पास बहुत सारे तरीके सी प्लस प्लस के पास आपकी मेमोरी को खाने के। तो आप चाहोगे कि आप ऐसे वेब डेवलपमेंट करो, आप ऐसी वेबसाइट को विजिट करना या ऐसे किसी सिस्टम को यूज करना पसंद करोगे जहां पे आपको डर रहे कि भैया अगर मैं इस वेबसाइट को विजिट करूंगा तो ये मुझे एक ऐसी फाइल ला के देगा जो मेरे सिस्टम से कोई भी डेटा उड़ा देगा, अगर उन्हें सी प्लस प्लस इंप्लीमेंट करी होती। क्योंकि सी प्लस प्लस ये मत समझना कि सी प्लस प्लस बेकार है, सी प्लस प्लस की कुछ खामियां भी हैं और इस केस में सॉरी सी प्लस प्लस की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ नहीं बहुत सारी, क्योंकि बहुत ही फास्ट है, और कुछ उसकी डिसएडवांटेज आ जाती है इस केस में, क्योंकि इसको सिस्टम लेवल एक्सेस होती है। या आपके किसी भी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर ये आपके सिस्टम के साथ, आपने तो बाहर से फाइल लेके आए, मान लो आपकी वेबसाइट को विजिट किया, आपने भाई मेरे सिस्टम के साथ उठपटांग काम कर दिया, तो ये वन ऑफ द मेजर रीजन था दोस्त, समझ रहे हो, सिक्योरिटी रीजन ये रहा। अब अगला क्या था, यहां पे था अगला कि भैया उस टाइम के सिस्टम कॉन्फ़िगर वाज वेरी लेस, लाइक 4 से 8 एमबी रैम। हाँ, 1995 की बात हो तो उस टाइम पे आपके जो सिस्टम होते थे उसके अंदर मात्र 4 एमबी रैम होती थी या 8 एमबी रैम, हार्ड डिस्क 200 एमबी। ओके, हाँ। और अगर आप सी प्लस प्लस चला रहे हो, हाँ इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप सी प्लस प्लस चला रहे हो तो भैया अगर आपको अपने ब्राउजर के अंदर सी प्लस प्लस को रन करना है तो पहले तो उसका क्या होना चाहिए, हमारे पास सी प्लस प्लस का कंपाइलर होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें इस कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद ये कोड रन होगा। तो भैया अगर तुम्हारे पास 4 ही एमबी रैम है जिसमें तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा स्पेस लेगा, हर चीज कुछ ना कुछ स्पेस लेगी, तुम्हारा ब्राउजर स्पेस लेगा, और उसके बाद सी प्लस प्लस कह रहे हो तो भैया ये कंपाइलर है, इस ये कोड को रन करेगा, मतलब इसको कोड को कंपाइल करेगा, इसको भी स्टोर करके रखो। तो उस टाइम के सिस्टम कितने हैवी हो जाते, कितने हैवी हो जाते, क्योंकि आपको कंपाइलर स्टोर करके रखना पड़ता था यहाँ पे उस समय की। आज की होती तो चल लेता, पर उस समय तो बहुत ही मुश्किल हो जाता मिल, समझ रहे हो। हाँ, कि भैया अगर मुझे सी प्लस प्लस के कोड को चलाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, कंपाइलर चाहिए होगा सी प्लस प्लस जो जीसीसी वगैरह होते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इतनी कम थी। और अगला था कि भैया यहाँ पे एक इसके पास गार्बेज कलेक्टर था। कितने बच्चों को पता है कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? देखो, अगर तुमने सी प्लस प्लस वगैरह इस्तेमाल करी होगी तो तुमने देखा होगा वहाँ पे हम दो कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, न्यू, डिलीट। कि भैया अगर मुझे कोई नई मेमोरी एलोकेट करनी है तो मैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करता था, और उसके बाद मुझे उस मेमोरी को फ्री भी करना होता था। अगर मैं फ्री नहीं करूंगा तो मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, अगर मेरी स्टोरेज खत्म हो गई तो। हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जहां पे हमें ऑटोमेटिकली डिलीट ऑपरेशन खुद ही होता है, क्योंकि बहुत ही हाई चांसेस है कि हम डिलीट करना भूल जाए। मुझे मेमोरी लोकेट हुई कि मान लो मुझे कुछ मेमोरी चाहिए, मान लो मुझे 1 एमबी मेमोरी चाहिए, वो मैंने मांगी, मैंने अपने कोड में इस्तेमाल करी, हाँ। अब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे बताना पड़ेगा उसी टाइम कोड को, भैया इसको डिलीट कर दो, इस मेमोरी को। और अगर भूल गया कोई तो भैया वो मेमोरी वहीं पे रिजर्व रहेगी, ठीक। और इसे हो सकता है कि बाद में जब आपका कोड चल रहा है आपको और मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो वो पहली वाली मेमोरी जो रिजर्व है, मान लो उस समय यूजर के पास 4 एमबी रैम है, ठीक है, 1 एमबी आपने ले ली, ठीक है, आपका कोड चल रहा है, उसके बाद आपको इस 1 एमबी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बोलोगे इसको डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद इस स्पेस को फ्री कर दो, इसको आप कोई और इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बहुत हाई चांस होता है कि भैया यूजर भूल जाता है डिलीट करना, बहुत हाई चांस होता है। प्रोग्रामर को याद रखना पड़ेगा कि मैंने कोई डेटा इस्तेमाल किया, अब मुझे उसको डिलीट भी करना है, भूल जाता है। तो भैया ये भी दिक्कत है सी प्लस प्लस के साथ कि भैया मुझे न्यू, डिलीट, ये डिलीट ऑपरेशन खुद किसको, कोडर को लिखना पड़ता। लेकिन जावास्क्रिप्ट कह रहा है भैया मैं इसका ख्याल रख दूंगा, जब मुझे लगेगा कि तुझे इस मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है मैं खुद ही डिलीट कर दूंगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा किसका काम, गार्बेज कलेक्टर का काम। ये इसकी एडवांटेज थी। ओके, तो यहां पे अब हम क्या सीख सकते हैं इससे, ये तो हमें पता चल गया कि भैया सी प्लस प्लस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी डिसएडवांटेज मिल रही हैं। अब आपको ना जावा के लिए ऐसी ढूंढ के लाना है कि भैया जावा क्यों नहीं यूज करिए। ओके, अब मैं आपको बोल रहा हूं कुछ पॉइंटर्स।
कि अब हमें क्या क्या इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। एक तो ईजी टू यूज लैंग्वेज हमें चाहिए होगी कि भैया वो बहुत ही आसान हो इस्तेमाल करने के लिए, या ईजी टू लर्न। पहले से हमें यही तो लेसन मिला पहले वाले से कि भैया जो यहाँ पे था, जो हमारे नए कौन वेब डेवलपर थे, उनको इजीली कोई भी लैंग्वेज सीख पाए, हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी। अगला कि भैया मासिव सिक्योरिटी नाइटमेयर, कि भैया वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, कि अगर हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए कि जो मेरे सिस्टम को डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। डायरेक्ट एक्सेस करने का मतलब क्या है? अगर आज आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो डायरेक्ट आपके माइक्रोफोन या डायरेक्ट आपका कैमरा ओपन कर देता खुद ही, कभी नहीं करता, आपसे पहले परमिशन मांगेगा और जब आप क्लिक करोगे उसके बाद ही ओपन होगा। और सोचो अगर C++ होता, वो होता भाई बात जा, मेरे पास तो सारे एक्सेस है, तुमने फाइल एग्जीक्यूट करी खुद ही कैमरा ऑन हो गया, खुद ही तुम्हारा माइक ऑन हो गया, वो मान ही नहीं रहा। C++ नहीं मानता। जावास्क्रिप्ट को हमने इसी सिद्धांत पे बनाया है कि तो डायरेक्ट किसी चीज को एक्सेस नहीं करेगा। हाँ, अगर तुझे एक्सेस करना है तो पहले यूजर से परमिशन ले, जब यूजर परमिशन देगा तभी वो चीज एग्जीक्यूट होगी। सोचो जब आजकल अगर मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी है यहाँ से अपने गूगल ड्राइव पे, तो हम क्या करते हैं, हम परमिशन देते हैं यहाँ से कि भैया हम मैनुअली जाके उस स्पेस पे जाते हैं कि भैया ये वीडियो क्लिक करी, फिर उसको अपलोड पे लगाते हैं। C++ का होता फाइल रन हुई, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो खुद ही उसको उठा के अपलोड कर देगा। कितना मुश्किल होता, कितना मुश्किल होता तुम्हारे लिए कि तुम्हारे सिस्टम में डेटा गायब हो रहा है। यहाँ पर किसी को डेटा चाहिए तो मैनुअली बताना पड़ेगा, क्लिक करके बताना पड़ेगा कि हाँ ये वाला डेटा ले ले, ये वाला डेटा ले ले, इसलिए आपके माइक्रोफोन का एक्सेस भी क्लिक करके लिया जाता है। ओके, हाँ, तो हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि हम सिक्योरिटी का ध्यान दें, कि हम उसको बोले कि भैया तुझे सिर्फ कुछ ही चीज का डायरेक्ट एक्सेस होगा। जावास्क्रिप्ट जब भी हम कोई लैंग्वेज बनाएंगे उसमें हम बोलेंगे तुझे सिर्फ कुछ चीजों का एक्सेस होगा। वो क्या होगा कि तू HTML फाइल जो लाया है, जो तू CSS फाइल लाया है, इनको तू मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, हमें ऐसी लैंग्वेज बनानी है। और क्या, जैसे ये वाला पेज है तो इसमें तू माउस इवेंट को देख सकता है कि माउस या फिर कीबोर्ड, इनका एक्सेस तेरे पास होगा, बस इतना, इससे ज्यादा एक्सेस नहीं मिलेगा। मैं तो मेमोरी वगैरह एक्सेस दूंगा तो सिर्फ इनके ऊपर ही कुछ कर पाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को तो चलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके एट द एंड HTML CSS को ही मैनिपुलेट करते हैं। और माउस क्यों चाहिए, क्योंकि जब मैं बटन को क्लिक करूंगा, ये है मेरा, ये माउस है, जब मैं बटन को क्लिक करूंगा तो इसे पता भी होना चाहिए कहाँ पे क्लिक करा, या फिर मैं यहाँ से कीबोर्ड से कुछ इनपुट डाल रहा हूँ तो वो इनपुट को रीड कर पाए। तो मैंने सारा एक्सेस नहीं दिया उसे, मैंने सिर्फ उसे कुछ कुछ एक्सेस दिए हैं, लिमिटेड कर दिया, मैंने उसको मेमोरी से बाहर जाने का एक्सेस दिया नहीं। तो हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो सिर्फ इन्हीं के साथ काम कर पाए, इसके बाहर ना जाए। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि भैया लाइट वेट होनी चाहिए, लाइट वेट लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे सिस्टम में सेटअप करने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए कि भैया उस टाइम पे 4 MB रैम थी, 8 MB रैम थी, जब भी मेमोरी को फ्री कराना हो वो खुद ही करा दे। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट को मुझे याद रखना पड़ेगा, और इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसलिए यहाँ से जन्म होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम जावास्क्रिप्ट का बनाते हैं ताकि वो हर किसी के लिए इजी टू यूज हो। क्लियर, जावास्क्रिप्ट की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो इजी टू यूज है, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है कि मेरे सिस्टम में कोई डेटा उठा पाए, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट नहीं उठा सकती, हमने देखा गया, ब्राउज़र खुद ही ब्लॉक कर देगा कि आपके डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती। और ये लाइट वेट भी है कि भैया आप जैसे इसको करोगे, रन करोगे, एकदम से रन होती है, यूं रन हो जाती है जावास्क्रिप्ट, कोई दिक्कत नहीं आती। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। ओके, अब मेरा सवाल दोस्तों आपसे ये है, सिंपल, देखो ऐसे करके सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरा ये जो ब्राउज़र है, ये अगर जावास्क्रिप्ट को समझ पा रहा है तो इस कोड को कोई तो रन कर रहा होगा, कुछ तो होगा इसका बिहाइंड जो इस कोड को रन कर रहा है। जैसे अगर मेरे पास C++ का कोड है, तो C++ के कोड को अगर रन करना है तो पहले उसको कंपाइल हमें करना पड़ेगा, तो मुझे उसका क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए जो उस कोड को कंपाइल करे। हाँ, तो एक बार हमें कोड को कंपाइल करते उसके बाद हम उसको रन कर सकते हैं। सेम जावा का, कि अगर मुझे जावा के कोड को रन करना है तो भैया उसके लिए कुछ चाहिए मुझे, तो जावास्क्रिप्ट के कोड को कौन रन करेगा, कैसे, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई जावा में उनको एग्जीक्यूट करना है, हाँ, उनको कौन कराएगा। तो यहाँ पे जो ये है हमारा गूगल क्रोम, अगर मैं गूगल क्रोम की बात करूं तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक क्या, V8 इंजन। क्या होता है V8 इंजन, ये गूगल क्रोम का है, जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को समझता है कि जो भी यहाँ पे लिखा गया है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा देता है। ये इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करा देता है, कि इसने जावास्क्रिप्ट के कोड को इनपुट लिया और यहाँ से आपके आउटपुट क्रिएट कर दिया जो भी इसको करना था। ये कौन करता है, V8 इंजन। और ये किसके अंदर करता है, गूगल क्रोम के अंदर। आपके ब्राउजर अलग अलग है, आपका गूगल क्रोम हो गया, ऐसे ही आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है, तो फायरफॉक्स के अंदर इसका नाम क्या है, स्पाइडर मंकी है। तो हर ब्राउजर का अपना तरीका है जावास्क्रिप्ट को रन करने का, हर ब्राउजर के अंदर। तो ये किसके अंदर है, स्पाइडर मंकी, ये फायरफॉक्स के अंदर है। और ये V8 इंजन किसका पार्ट है, ये है भैया हमारे क्रोम का पार्ट। ये सिंपल क्या करता है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको इनपुट में लेता है और जो भी उसको करना है उसको वो आउटपुट में, रिजल्ट में आपको दे देता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि हर एक ब्राउजर का खुद का होता है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को समझ सकता है, उस आउटपुट को जनरेट कर सकता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं V8 इंजन की। अब जब मैंने पहली बार V8 इंजन पढ़ा था ना, मैं सोच रहा था कुछ इंजन वगैरह है क्या, कुछ इंजन है क्या, क्या होगा ये इंजन है क्या, कुछ नहीं। V8 इंजन कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता है दोस्तों वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा महान कौन, C++। V8 इंजन कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कोड है। V8 इंजन सिर्फ नाम इसका अजीब सा है, ये सिर्फ आपका कोड है। और ये कोड क्या है, ये सिर्फ एक C++ का कोड है। C++ का कोड है, हाँ जी, C++ का कोड है। ये C++ का कोड ऐसा है जो इनपुट में जावास्क्रिप्ट के कोड को लेता है और आपके लिए आउटपुट जनरेट कर देता है। क्या बोला भैया, कि हमारा C++ का कोड इनपुट में जावास्क्रिप्ट को लेता है और हमारे लिए आउटपुट जनरेट कर देता है। हाँ, कर देता है। ये सब क्या है, इसके पीछे का लॉजिक है, कुछ साइंस है, सिर्फ इतना ही है। मैंने क्या कहा, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, अब तुम्हारा दिमाग खुल रहा होगा। मैंने कहा V8 इंजन कुछ नहीं है, एक कोड है, जो कोड C++ में लिखा गया है, ये इनपुट में आपकी जावास्क्रिप्ट को लेता है और आपके लिए आउटपुट जनरेट करके दे देता है। इस पॉइंट को दिमाग के अंदर डाल दो अपने। तो अगर यहां तक स्वाद आया है तो लिख दो भैया हाँ, मजा आ रहा है। अब सवाल यहाँ पे क्या है, अभी सवाल भी बन रहे होंगे, ऐसे तो सीनियर लेवल के उसमें सोचा जाता है। हाँ भैया, सोचा तो जाता है। आप कह रहे हो ये V8 इंजन मेरे इस वेब ब्राउज़र के अंदर प्रेजेंट है, हाँ, जो कि C++ का कोड है। ओके, अगर ये C++ का कोड है जो इनपुट में जावास्क्रिप्ट को ले रहा है, हाँ, और आपके लिए आउटपुट जनरेट करके दे रहा है जो भी जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखा है, हाँ, तो ये C++ का कोड रन कौन कर रहा है, कोई तो होगा जो इस कोड को रन कर रहा होगा।
तो क्या इस सिस्टम के अंदर मेरा कंपाइलर है? क्या इसके अंदर सी प्लस प्लस का कंपाइलर भी प्रेजेंट है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सवाल, क्योंकि पहले मुझे कोड को कंपाइल करना पड़ेगा, उसके बाद रन करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यहाँ पे हमने एक सी प्लस प्लस का कोड लिखा है जो इनपुट में जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखा है और आपके आउटपुट जनरेट कर देता है। तो अगर सी प्लस प्लस के कोड को रन होना है, पहले रन ही तो करना पड़ेगा इसे, तभी तो समझ पाएगा कि ये कोड क्या लिखा है। हाँ, तो अगर ये इसको समझ पाएगा, कैसे समझ पाएगा? जब तो कोड रन नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं नॉर्मली कि आप सी प्लस प्लस का कोड लिखो, पर किसके लिए लिखो? किसके लिए लिखो? मान लो मैंने आपको एक कोड दिया प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर आपको बताना कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ये उसका कोड है। तो ये कोड कब तक रिजल्ट नहीं देगा? अगर मैं इसको इनपुट में कोई नंबर देता हूं तो ये आउटपुट में मुझे मुझे बता देगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ये तो करेगा कि इनपुट में मैंने डाला 7, बताओ ये प्राइम नंबर है या नहीं है इनपुट में, तो आउटपुट में मुझे बता देगा कि ये प्राइम नंबर है। पर बताएगा कब? जब तक मैं इस कोड को रन नहीं करूंगा। ये तो है हाँ, कि मैंने एक स्पेशल कोड यहां पे लिखा है जो कि मुझे बताएगा प्राइम नंबर का कि भैया आपको इनपुट में आपको एक नंबर मिल रहा है और आपको आउटपुट में बताना है वो क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जब तक ये कोड रन नहीं होगा तब तक आउटपुट कैसे मिलेगा मुझे? हाँ, अब ऐसे ही क्या अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, बहुत बच्चों को क्या लगता है कि भैया ये जो है ये सी प्लस प्लस का कोड, इसे जावास्क्रिप्ट को समझ कैसे पा रहा है, और ये कोड कैसा दिखता है? अरे दोस्त, ये कोड आप भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। ये स्पेशल कोड है, ये स्पेशल कोड है। जैसे अभी मैं इस प्राइम नंबर को बोलूं ये प्राइम नंबर का कोड है, क्या ये प्राइम नंबर का कोड को अगर मैं बोलूं कि मैं तुझे एक स्ट्रिंग दे रहा हूं ऐसे रोहित, इसको रिवर्स कर दे, इस कोड को इसको रिवर्स कर दे, मैं तुझे इनपुट में स्ट्रिंग दूंगा, तू इसको रिवर्स कर दे, इस वाले कोड को बोल रहा हूं, क्या ये रिवर्स कर पाएगा? ये सी प्लस प्लस का कोड है जो किस पे लिखा है? प्राइम नंबर के लिए लिखा है। स्पेशली किसके लिए लिखा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है या नहीं है? मैंने इनपुट में रोहित दे दिया, क्या मैं ये इससे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये मुझे इसको रिवर्स करके दे दे? रिवर्स करने का मतलब ऐसे करके दे दे, TIHOR, नहीं दे सकता ना। इसलिए तो मैं हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से वो कोड लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे स्पेशल कोड लिखा है, स्पेशल कोड लिखा है जो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को समझ पाए, कि सी प्लस प्लस के अंदर हमने स्पेशल कोड लिखा है जो कि जावास्क्रिप्ट को समझ पाए। पहले हमें ये बात को याद रखना है, ये पॉइंट क्लियर है? ये स्पेशल कोड है जो कि इस कोड को समझ पाए। ये जैसे यहाँ पे था कि अगर मुझे रोहित वाले को, अगर मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, ये वाला कि रोहित इनपुट में दूं और ये आउटपुट में आए, तो इसके लिए मुझे सी प्लस प्लस का कोई और कोड लिखना पड़ेगा कि भैया रिवर्स, जो आप डीएसए में भी करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग, इसका अलग से कोड लिखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को इनपुट में देना है और आउटपुट में उसका आउटपुट जनरेट करना है, तो मुझे सी प्लस प्लस के कोड को इस तरीके से लिखना पड़ेगा जो जावास्क्रिप्ट को समझ पाए। अब सवाल यहाँ पे सुनो, जो मैंने बोला, ये क्या सी प्लस प्लस को अगर रन होना है तो कंपाइलर तो चाहिए होगा, पहले कोड कंपाइल होगा उसके बाद रन होगा। हाँ, और अगर कंपाइलर चाहिए होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे सिस्टम के अंदर, इस ब्राउजर के अंदर कंपाइलर होना चाहिए? वरना ये सिस्टम कैसे जावास्क्रिप्ट को रन कर रहा है? ये ब्राउजर कैसे जावास्क्रिप्ट को रन कर पाएगा? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए मुझे पहले किसको रन करना पड़ेगा? अपने सी प्लस प्लस के कोड को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एज अ इनपुट इसके अंदर जा रहा है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो इसको ये इनपुट देगा, आउटपुट जनरेट करेगा। और ये रन कब होगा? सी प्लस प्लस का कोड जब इसका कंपाइलर अगर प्रेजेंट होगा। हाँ, तो क्या इसका कंपाइलर यहाँ पे प्रेजेंट है? दोस्तों, अच्छे अच्छे लोगों को आइडिया तक नहीं होता इस चीज का, जो मैं अभी तुम्हें कुछ देर पहले जितनी नॉलेज दी है ना, तुम्हारे अगर किसी दोस्त को ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो पूछना ही सारे सवाल, हवा भी नहीं लगी। क्या इसके अंदर है? आप सोचो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कंपाइलर नहीं है, कंपाइलर नहीं है, कंपाइलर नहीं है, तो कोड रन कैसे हो रहा है फिर? जी हाँ, फिर भी हो जा रहा है। भैया यार क्या बातें करते रहते हो आप, जादूगर हो क्या? अभी बताता हूँ कैसे रन है। देखो दोस्त, अभी सी प्लस प्लस की कुछ खासियत जानते हैं ना। देखो, जो सी प्लस प्लस होता है, ये सी प्लस का कोड है, इसको अगर मैं कंपाइल करूँ, सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। ओके, तो ये एक फाइल क्रिएट कर देता है जो कि मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर देता है। किसमें? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जो कि मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर देता है। किसमें? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब ये जो मशीन कोड है, ये जो मशीन कोड है, अगर मैं इसको अपने सिस्टम को लाके देता हूं, सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल करके मशीन कोड जनरेट होता है। अब इस मशीन कोड को रन किया जाता है और उसके बाद आपका आउटपुट जनरेट होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं? मशीन कोड को रन करो, हाँ, उसके बाद आपका आउटपुट जनरेट होगा। इस मशीन कोड को आपका सिस्टम समझ सकता है। ये जो सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये इसको समझ सकता है। आपका सिस्टम मशीन कोड को समझता है, तो मशीन कोड को समझने के आपको उसके बाद कंपाइलर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो ये कोड है ना, ये वीएट इंजन वाला, हाँ जी, ये मशीन कोड वाला है। कौन सा वाला है? मशीन कोड वाला। ये आपका ओरिजिनल डायरेक्ट जो ये है सी प्लस प्लस कोड, वो नहीं है। उस कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में दिया गया है और मशीन कोड को डायरेक्टली हमारा सिस्टम समझ सकता है। ये जो मेरा ब्राउजर है ना, यहाँ पे ये मेरा ओएस वगैरह, इसको एग्जीक्यूट करा सकता है। किसको? मशीन कोड को। इसलिए इसको मशीन कोड कहा गया, क्योंकि बाइनरी में है, इसको समझ सकता है, उसको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, उसको ये रन कर सकता है। तो अब यहाँ पे आपको किसी कंपाइलर की नीड नहीं है। ये जो यहाँ पे कोड लिखा गया है, ये पूरा सी प्लस प्लस नहीं है ओरिजिनल वाला, ये उसका कौन सा है? मशीन कोड प्रेजेंट है दोस्त।
ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, तो अगर आपके सिस्टम के अंदर मशीन कोड प्रेजेंट है, वो इनपुट में ये C++ का ओरिजिनल है, वरना मुझे कंपाइलर की जरूरत पड़ती। तो इसलिए हमने क्या बोला, C++ का हमने मशीन कोड को लिया, इस मशीन कोड को रन किया जाता है, देखो दो फेज में होता है, पहले कोड को कंपाइल करते हैं, अक्सर आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि अब सारी जितने भी सिस्टम होते हैं वहाँ पे कंपाइलर रन एक ही फेज हो जाता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन पहले आपका कोड कंपाइल होता है, जब वो कंपाइल हो गया, मशीन कोड हो गया, उसके बाद उसको रन किया जाता है, कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखी गई है, उनको मेरा सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। मान लो मैंने लिखा है ऐसे C++ के अंदर कि इंटीजर a = 10, ओके, तो भैया इसको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और वहां पे बताया जाएगा कि मान लो वहां पे मैंने इसको मशीन कोड में लिखे ऐसे कुछ ये है, ठीक है, ऐसे करके कुछ लिख देता हूं, ओके। हाँ, तो ये सिंपल यहां पे ये कह रहा है, मेरे सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप एक वेरिएबल चाहिए मुझे जिसको जो कि 4 बाइट मेमोरी लेगा, एक वेरिएबल चाहिए जो 4 बाइट मेमोरी लेगा और उसके अंदर आप 10 को स्टोर करा दीजिए। ये पहले मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, ये मशीन कोड मेरा सिस्टम समझ सकता है, ओके। तो इस कोड में ऐसा लिखा गया कि भैया आपको एक वेरिएबल लेना है, उसके लिए 4 बाइट मेमोरी रख दो, क्योंकि जो वेरिएबल 4 बाइट दे रहा है और उसके अंदर 10 को स्टोर करा दो, इतना सिंपल है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कोड है ये क्या है, मशीन कोड है, इसको मेरा सिस्टम डायरेक्ट समझ सकता है, मुझे यहाँ पे कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये कोड क्या कर रहा है, ये इनको मैं जावास्क्रिप्ट को ले रहा है और आपके आउटपुट जनरेट कर दे रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे कंपाइलर की नीड नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो डायरेक्ट मशीन कोड को समझ सकता है, इतना आसान है दोस्त, क्लियर? हाँ, अब ये जब इसको रन करता है तो ये कैसे करता है, इसको कहते हैं हम इंटरप्रेटर। जो इनिशियल था, जो हम इसको कहते हैं, ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, कि पहली लाइन पढ़ी उसका आउटपुट कर दिया, दूसरी पढ़ी उसका आउटपुट कर दिया, तीसरी पढ़ी आउटपुट कर दिया, तो ये हो जाता है मेरा इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, ओके। हाँ, कि ये मशीन कोड है, इसने जावास्क्रिप्ट पे इनपुट दिया, मान लो पहली लाइन पे लिखा console log 10, तो ये उसको प्रिंट करवा देगा, फिर अगली लाइन में कुछ और लिखा है जावास्क्रिप्ट के, उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये इंटरप्रेटर का काम होता है कि लाइन बाय लाइन इसके कोड को एग्जीक्यूट करना, कि इसको ये इनपुट में ले रहा है और लाइन बाय लाइन उसको आउटपुट में देते रहो। ये सिंपल सा इसका काम है। हाँ, अब इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन आ गई है, जिसको हम जिट कहते हैं, जस्ट इन टाइम, उसको मैं आपको फ्यूचर की वीडियो में बताऊंगा। हाँ, कोई ऐसा भैया को टारगेट ना करे, अरे भैया आप कहाँ कौन सी दुनिया में दिए रहो, आपको जिट के बारे में नहीं पता, वो भी बताऊंगा, फ्यूचर की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज जो ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, इससे आपका मेमोरी मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेटर हुए होंगे, ओके। अब मैं आपको दोस्त एक और चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो C++ के जो मशीन कोड होते हैं ना, ये मशीन कोड, हाँ, ये आपके हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं या मशीन डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं ये सेम मशीन कोड मैक ओएस में चलाने की कोशिश करूं, अभी मेरा ये मशीन ये है ना, मैक ओएस है, मान लो मैं अगर इसको विंडो में चलाने की कोशिश करूं तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं इसको लिनक्स में चलाने की कोशिश करूं, नहीं चलेगा। इवन विंडो के अंदर भी अगर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सेम मशीन कोड दोनों में नहीं चलेगा। इसलिए हम C++ को मशीन डिपेंडेंट भी बोलते हैं, कि हर एक मशीन के लिए ये मशीन कोड अलग होना चाहिए, हर मशीन के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हो, आपने देखा होगा ना, जब भी आप गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको पूछता हो कि भैया आपको मैकओएस के लिए चाहिए या आपको लिनक्स के लिए चाहिए या आपको किसी और के लिए चाहिए, पूछता नहीं पूछता। फिर उसमें कई बार आपको पूछता है कि आपका सिस्टम क्या है, 32 बिट का है या 64 बिट का है, क्यों पूछ रहा है, चला बता। हाँ, मैंने कहा ये जो मशीन कोड है, मान लो मैंने अपने यहाँ देखो मेरे पास ये सिस्टम है, मैंने अपने सिस्टम के अंदर C++ के कोड को पकड़ा और मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपल कोई C++ कोड, इसको मैंने कंपाइल करा और इसने एक मशीन कोड जनरेट कर दिया, सिंपल, ओके। अब ये मशीन कोड मेरे सिस्टम के अंदर कर सकता है, लेकिन अगर ये मशीन कोड मैंने आपको दे दिया, मेरा मैकओएस है, सेम मशीन कोड मैंने आपको दे दिया, तो आपके सिस्टम में नहीं चलेगा। अगर आप विंडोज है, बोलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि मशीन अपने हिसाब से इस कोड को इसमें कन्वर्ट करती है, ठीक है। हाँ, तो आपको याद रखना है इस चीज को, इसीलिए कि जब हम गूगल क्रोम करते हैं डाउनलोड, इसलिए मुझे पूछता है कि भैया जब मैं आपके सिस्टम के अंदर V8 इंजन डालूं तो मुझे पता हो कि भैया मैं कौन से सिस्टम के अंदर कर रहा हूं। अगर मैं मेरे इस मैकबुक के अंदर कर रहा है, हाँ जी, तो ये उसके हिसाब का मशीन कोड लेके आएगा, उसके हिसाब का V8 इंजन का कोड लेके आएगा। भैया यार आज तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट की आपने बरसात करी है, मजा ही आ गया, तो स्वाद आ गया, तो लिख लो भैया बहुत ज्यादा मजे हमें आ रहे हैं। अब दोस्त अभी रुक जाओ, अभी कहाँ कहाँ भागोगे भाई बच के, ओके। अब देखो यार, अब अगर हमें अब जावास्क्रिप्ट सीखनी है, हमें बेसिक पता चल गया जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं तुम्हें जावास्क्रिप्ट सिखाऊं, मुझे पता है ब्राउज़र के अंदर ये जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे बैठ के जावास्क्रिप्ट सिखाऊं कि भैया ये कर लेते हैं console.log 2 + 5 कितना होता है, उसको आउटपुट में बता दो, इसने 7 बता दिया। क्या यहाँ पे बैठ के मैं जावास्क्रिप्ट सिखाऊं? क्या मैं अपने सिस्टम के अंदर तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं सिखा सकता? ये जो VS कोड है, VS कोड के अंदर यार मैं मैंने कोर्स वाले फोल्डर पर मैं चाहता हूँ यार मैं तुम्हें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सिखाऊं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सिखाना चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक फाइल बना देता हूँ index.javascript। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन करूँ, कि यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखूँ ऐसे जावास्क्रिप्ट में कि console.log स्ट्राइक इज कमिंग, ये ज्यादा बढ़िया अपना प्रमोशन रहेगा, स्ट्राइक इज कमिंग। क्या मैं इस कोड को यहाँ पे रन कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर, कि अगर मैं इसको बोलूँ भैया तुझे यहाँ पे रन होना है, यहाँ पे कि यहाँ पे मैं रन करूँ, जैसे हम C++ के कोड को भी VS कोड के अंदर रन करते थे ना, हाँ, क्या यहाँ पे हो पाएगा? नहीं भैया यहाँ पे तो रन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस जावास्क्रिप्ट के कोड को रन होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको रन कर पाए, किसकी V8 इंजन की, किसकी V8 इंजन। तो V8 इंजन कहाँ है भैया, वो तो ब्राउज़र के अंदर है, और यहाँ मैं कहाँ हूँ, मैं अपने VS कोड के अंदर हूँ, तो यहाँ पे रन हो पाएगा। ये VS कोड क्या है मेरे सिस्टम के अंदर है, मेरे सिस्टम को थोड़ी ना पता कि V8 इंजन क्या है। हाँ, सिर्फ मेरे किसको पता है, मेरे ब्राउज़र को पता है, वो मेरे ब्राउज़र के अंदर है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, मेरे सिस्टम के अंदर है ही नहीं, तो कैसे करूँ? तो अब यहाँ पे यही सोच आई थी, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ये जो V8 इंजन है, जो ब्राउज़र के अंदर जो कोड लिखा है उसको उठा दो, V8 इंजन वाले कोड को उठा दो जो भी ब्राउज़र के अंदर है, उसको उठा के अगर मैंने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। हाँ, तो यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमारी किसने, Node.js ने। हाँ, Node.js। तो Node.js ने क्या करा कि भैया ये जो V8 इंजन है इसको उठाओ, हाँ, और इसने इसके साथ कुछ और अरे किसने, Node.js ने। हाँ, Node.js। तो Node.js ने क्या करा
कि भैया ये जो V8 इंजन है इसको उठाओ। हाँ, और इसने इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी ऐड करी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लिंक वगैरह जब हम बैकएंड पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम हम नोड.js डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसने V8 इंजन को पकड़ा और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करी और यहां से हमारे नोड.js का जन्म हो गया। अब नोड.js सिंपली आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पे करता हूं सर्च, को पकड़ा और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करी और यहां से हमारे नोड.js का जन्म हो गया। अब नोड.js सिंपली आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पे करता हूं सर्च नोड.js, तो यहां पे आपको दिखेगा नोड.js इज अ ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। नोड.js आपका जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट को रन कर सकता है, जो जावास्क्रिप्ट चला सकता है। चला कौन है बिहाइंड द सीन, अब आपको पता चल गया। नोड.js के अंदर V8 इंजन प्रेजेंट है, वो जावास्क्रिप्ट चला रहा होगा। अब V8 इंजन क्या है, अपना C++ का कोड है, सिंपल बेसिक। तो अब तुम्हें आज के बाद कोई पूछेगा कि नोड.js क्या है, तो हम बोल सकते हैं ना आंसर, वो सिर्फ क्या है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, कि वो जावास्क्रिप्ट को रन कर सकता है। अब यहां पे अगर मुझे अपने सिस्टम के अंदर कोड को रन करना है जावास्क्रिप्ट के, तो मुझे इसके अंदर नोड.js को डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड.js। हमको बहुत ज्यादा पावर मिली, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पावर मिली। तो पहले हम सीखते हैं नोड.js को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो नोड.js की ऑफिशियल वेबसाइट कहां गई, अरे भाई नोड.js ऑफिशियल, ये रहा नोड.js ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, यहां पे आ सकते हो गेट नोड.js, यहां पे क्लिक कर रहा है और यहां पे देखो आपके सिस्टम के हिसाब से आप कर सकते हो। तो मेरा मैकओएस है, यहां पे देखो ऑप्शन दे रहा है किस चीज का, समझ गए, समझ रहे हो, अलग अलग उसके लिए क्यों दे रहा है ऑप्शन। मैकओएस के लिए पूछ रहा है, विंडो के लिए पूछ रहा है, रनिंग किस में करना है वो भी आपसे पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ विंडो सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर आपको विंडो के लिए करना है या आपको अलग अलग ऑप्शन पूछ रहा है, हाँ क्यों पूछ रहा है आपको पता है, क्योंकि इसके साथ V8 इंजन आ रहा है दोस्त। तो जैसे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड। भैया अमीर है ना, भैया की स्पीड बहुत तेज है, तो भैया ये देखो इसको खोल दो, तो जा भाई, वैसे मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। बस इंस्टॉल करने के क्या करना है, एग्री कर दिया, अभी पासवर्ड वगैरह पूछे मुझसे, लो भाई, अरे यार पासवर्ड डालना ही पड़ेगा भाई, देखो सिस्टम बोलता है भाई एप्पल कह रहा है ऐसी कुछ भी इंस्टॉल नहीं होने दूंगा। अरे क्या हो गया भाई, तो ये डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम के अंदर, कौन, नोड.js। इससे क्या होगा, मैं जावास्क्रिप्ट फाइल को चला पाऊंगा, जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने सिस्टम के अंदर चला पाऊंगा। तो जैसे ही हो गया, क्लोज कर दिया, अब ये मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोड मैंने लिखा है, मैं इसको कर सकता हूँ ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ये यहाँ पे अब ओपन हो गया है। आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, आपको इस फाइल में क्लिक करना है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो यहाँ पे टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको इसको रन करना है, तो आपको कुछ वो नहीं करना, आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है। पहले देख लो कि भैया आपके इसमें नोड.js इंस्टॉल हुआ भी नहीं हुआ है, तो आप नोड लिखो -v, आपको यहाँ पे ये वर्जन बता देगा कि हमारा कौन सा वर्जन है। तो ये आपको बता देगा कि भैया हमारा ये वाला वर्जन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे इसके सिस्टम के अंदर नोड डाउनलोड हो चुका है। अगर इस टाइप का कुछ नहीं आ रहा आउटपुट, जरूरी नहीं आएगा। हाँ, कुछ बच्चे आते 2-3 साल बाद या 5 साल या 10 साल बाद इस वीडियो देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी आ रहा है V22, अभी 22 वर्जन है नोड का, क्या पता आपके टाइम में 26 वर्जन आ जाए। तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो समझ लो नोड इंस्टॉल है। अब इस फाइल को रन कैसे करना है, नोड लिखो, मैं बोल रहा हूँ नोड, मेरे index.js को, जो मेरा फाइल का नाम है, इसको रन कर दे। हो गया आउटपुट कि भैया स्ट्राइक इज कमिंग, स्ट्राइक आ रहा है, ये हमने आउटपुट दर्शा दिया, हम सिंपल सा, कितना आसानी तरीके से कर दिया सब कुछ, हलवाई समझ लिए। हाँ, अब हमने ये प्रिंट कर दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा, इससे हमें एडवांटेज क्या मिली, जो सबसे बड़ी एडवांटेज मिली, मैं अब अपनी जावास्क्रिप्ट को सिर्फ ब्राउजर के अंदर नहीं कर सकता, मैं ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकता हूँ। नोड.js मुझे क्या पावर दी, अभी तक हमारा जो कौन जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ ब्राउजर ही समझता था, कौन सा समझता, ब्राउजर ही। अब ब्राउजर के बाहर भी मेरा यहाँ VS कोड के अंदर भी चल रहा है, तो नोड.js ने मुझे दे दिया। बैकएंड में भी अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड में ही जावास्क्रिप्ट को समझ रहे थे, लैंग्वेज में लिखते थे, अभी भी लिखते हैं, ऐसा मत सुनना, अलग लैंग्वेज में। लेकिन जैसे ही नोड.js आया, तो अब मैं जावास्क्रिप्ट को बैकएंड किसी सर्वर पे, सर्वर क्या है आपका कोई कंप्यूटर ही है, वहां पे भी रन कर सकता हूं। पहले सिर्फ ब्राउजर पे करता था, अब मैं कहीं भी रन कर सकता हूं, बस मुझे नोड.js ही है, मैं नोड.js इंस्टॉल करूंगा, जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल रन कर सकता हूं। तो इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट मनीष डेवलपर को यह है कि उनको सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखनी है और उसके बाद फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको क्या चाहिए, सिर्फ नोड.js ही है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट को कहीं भी चलाना है, नोड.js इंस्टॉल करो और चलाओ बिंदास। तो आज के लेक्चर में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मैं सारा था इन टॉपिक को भी कवर करूं जो नीचे वाले, इनको अब हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। पर आज की आपकी जो लर्निंग है वो काफी हाई हुई होगी। कुछ टर्म शायद ऐसी हो सकती है जो आपके दिमाग से ऊपर गई हो। अगर आपको सब कुछ चमक चुका है या 80% या 70% भी चमक चुका है, तो लिख दो भैया ये सब कुछ चमक चुका है। और दोस्तों, इसी तरीके से सीनियर लेवल इंजीनियर की तरह सोचा जाता है। ये तरीका सोचने का कि कैसे पहले हमने फील करा कि भैया जावास्क्रिप्ट क्या है, उसकी नीड क्यों बढ़ी, क्यों कोई और नहीं, जावास्क्रिप्ट ही सॉल्यूशन क्यों, और उसके बाद जाके हमने पूरा सॉल्यूशन बिल्ड किया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सीधा इनके ऊपर कूदेंगे जो हमारे वेरिएबल डेटा टाइप्स हैं, और इनके अंदर भी बहुत ही इन डेप्थ जाएंगे। कोई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो यार अपने। हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेकंड लेक्चर, और आज हम जानने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज हम जावास्क्रिप्ट के इंटरनल्स में भी कूदेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो डेटा है ये इंटरनली कैसे स्टोर होता है। हाँ जी, तो अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आज हमें मिल पाता है, तो आप एक जूनियर लेवल से कैसे सीनियर लेवल पे ट्रांजिशन होता है वो आप खुद होते हुए देखेंगे। मैं इस सीरीज के दौरान आपको राइट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है या सोचा जाता है, और उसके बाद उसके आंसर को कैसे एक्सप्लोर करना है, वो आप अच्छे से सीखोगे। तो आज के लेक्चर में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। इस लेक्चर के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, तो आपको आज इस लेक्चर में भी दिखेगा।
तो यार सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, लाइक आप नहीं करते हो, और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप डाउन कर दो दोस्तों कि बाप सीरीज फॉर जावास्क्रिप्ट। चलिए हम आते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। सबसे पहला यार मेरा आपसे एक सवाल होगा, जो हमारी जावास्क्रिप्ट थी ये 1995 में बन गई थी। आपको क्या लगता है इसको बनने में कितना समय लगा होगा? 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना टाइम लगा होगा? ब्रेंडन आइक ने इस लैंग्वेज को बनाया था, कितना टाइम लगा होगा? इसको बनने में मात्र 10 दिन लगे थे दोस्त। क्या भैया सिर्फ 10 दिन में लैंग्वेज ही बना दी जिसको हम सीखने वाले हैं? हाँ, तो सोचो वो इंसान कितना इंटेलिजेंट होगा जिसने इसको 10 दिन में बना दिया। तो हम उसके ही दिमाग को एक्सप्लोर करेंगे सीरीज के दौरान कि जब उसने इस लैंग्वेज को बनाया होगा तो उसने किस थॉट के साथ इसको बनाया, और अगर हमें वो थॉट मिल गया तो भैया फिर तो हमारे मजे ही मजे हैं। तो हमें अपने क्वेश्चन का खुद ही जवाब मिल जाएगा, और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है बिहाइंड द सीन वो भी हमें पता चल जाएगा। तो चलो फिर अब हम जानेंगे कि इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम आज अपने index.js फाइल में सबसे पहले आज हम जानेंगे कि भैया इसके अंदर हम वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। ओके हाँ, तो अगर आपको कभी वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे लेट। ओके हाँ, और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम दोगे, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हो। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया नेम ही, मैंने इसका नाम दे दिया। ओके, अब आप इसके अंदर कोई वैल्यू रख सकते हो। ये हो गया मेरा वेरिएबल का नेम। हाँ, आप इसके अंदर क्या डेटा को होल्ड करना चाहते हो, तो मान लो मैंने लिख दिया इसके अंदर रोहित। ओके हाँ, और उसके बाद देख लेते हैं इसको प्रिंट करके। तो प्रिंट करने के लिए हमें पता है console.log हमें लिखना है, और जो आपका वेरिएबल का नाम होगा उसको आप यहां पे लिख दें। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। भैया ये क्यों आ रहा है, इसको अभी रहने दीजिए। ओके, इग्नोर करिए। तो जैसे ही मैं इसे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करूंगा, और इस कोड को रन कैसे करना है, नोड जो आपके फाइल का नाम होगा। जैसे ही मैंने ये करा आपके स्क्रीन में रोहित प्रिंट हो गया। मजा आया? हाँ, ऐसे ही अगर मैं एक और वेरिएबल प्रिंट हो गया। मजा आया? हाँ, ऐसे ही अगर मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूं, मान लो मैंने एज बना दिया, तो उसके अंदर मैंने डाल दिया 20। हाँ, तो अब मैं इसको भी प्रिंट करा सकता हूं। क्या मैं इसको साथ में प्रिंट कराएं? क्या ये ऐसे में प्रिंट हो जाएगा? नहीं भैया, एरर दे रहा। क्या कॉमा करके हो जाएगा? अरे हो गया। तो ऐसी तो सीखना लैंग्वेज को। हाँ, तो हमने अगर इसको प्रिंट कराना है तो रोहित और 20। तो हमने अभी क्या सीखा कि हम वेरिएबल को यहां पे कैसे बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है वेरिएबल को बनाने का। अब यहां पे एक सवाल है, क्या मैं इस वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं? अगर मैं यहां पे एज को बाद में जाके अगर मैंने 30 करा तो क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल वैलिड है। तो अब आपकी एज क्या हो गई? 30। कि पहले मेरी एज थी 20 और उसके बाद उसके अंदर मैंने 30 डाल दिया, तो अब मेरी एज क्या हो गई है? 30 हो चुकी है। देखो, जब उन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया था, उन्होंने कहा यार इस लैंग्वेज को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, जो हमारा माइंड कहता है वही मैं इसका आंसर होगा। ये सिंपल उन लोगों को थी जो कि वेब डेवलपर थे, जो प्रॉपर प्रोग्रामर नहीं थे, जिनको सिर्फ क्या दी थी? HTML CSS। तो ये बेसिक मैथ्स है कि पहले आपने एज के अंदर 20 डाला, फिर आपने एज के अंदर 30 डाला, तो अब आपको पता है कि एज की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो एक तरीका होता है हमारे पास ये। दूसरा एक और तरीका है वेरिएबल को बनाने का, जिसमें हम करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रयोग। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। हाँ, ओके, नहीं समझे कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट लिख दूं ऐसी कुछ भी, और इसके अंदर अगर मैं वैल्यू को डाल दूं 1 2 3 4, ओके, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। console.log। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है ये? तो मैं अगर अकाउंट को प्रिंट कराता हूं तो क्या ये प्रिंट होगा? तो देख लेते हैं। तो अगर मैंने इसको रन किया तो बिल्कुल 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या यहां पे अगर मैं अकाउंट की वैल्यू को चेंज करता हूं तो क्या वो चेंज हो पाएगा? अगर मैं 23 इसके अंदर डालता हूं तो देखते हैं हो पाता नहीं हो पाता। जी हां, इसने मुझे एरर दे दिया। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का मतलब क्या है यहां पे कि भैया एक बार आपने जो वेरिएबल बना दिया, अब आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू आपने उसके अंदर एक बार असाइन कर दी है वो उसकी फाइनल वैल्यू होगी, कि अब ये जो डेटा है ये चेंज नहीं हो सकता। एक बार इसको 1 2 3 4 असाइन हो गया, अब आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अब अकाउंट के अंदर 23 नहीं डाल सकते। तो यहां पे हमने डिफरेंस देख लिया कि लेट कीवर्ड में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट हम कह रहे हैं कि भैया ये कांस्टेंट रहेगा। जो वैल्यू एक बार मुझे असाइन हो चुकी है तो वो उसके बाद चेंज नहीं होगी। तो ये जो लेट और ये कॉन्स्ट है, ये न्यू तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को बनाने के। एक है लेट और एक है हमारा कौन? कॉन्स्ट। अब ये तो हमारे नए तरीके हैं। एक इससे पहले भी तरीका था आपके वेरिएबल को बनाने का। वो क्या था उसको भी देख लेते हैं भाई। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं, पहले इसको कमेंट कर देते हो। तो ये जो लेट और ये कॉन्स्ट है,
ये न्यू तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को बनाने के। एक है लेट और एक है हमारा कौन कॉन्स्ट। अब ये तो हमारे नए तरीके हैं। एक इससे पहले भी तरीका था आपके वेरिएबल को बनाने का। वो क्या था उसको भी देख लेते हैं भाई। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं, पहले इसको कमेंट कर देते हैं। वो था जो ओल्डर तरीका था इसको बनाने का, उसमें हम लिखते थे वेर। ओके, हाँ, अब इसको इस्तेमाल नहीं करते। अभी मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पे एक वेर कीवर्ड बनाया, अब उसका एक नाम कि भैया आपके वेरिएबल का नाम क्या होगा, तो नाम मैं ऐसी ए डाल देता हूं। मैंने ए के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी 10। ओके, अच्छा भैया, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं क्या ये प्रिंट होगा? देख लेते भाई, कौन सा लॉग ए किया मैंने। अगर इसको रन करता हूं तो भैया 10 तो भैया प्रिंट हो गया। इसको पहले क्लियर कर देते हैं ऊपर वाले को। ओके, क्या मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं? 8 20 देख लेते भाई। हाँ भैया, चेंज भी कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे आ रहे होंगे, भैया यार यहाँ पे तो आपने कभी कहीं पे भी कुछ भी फंक्शन वगैरह नहीं लिखा है जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में लिखते हैं। आपको ध्यान में रखना है, इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी फालतू का सिंटैक्स नहीं डाला गया। ओके, हाँ, इसको सिंप्लीफाई किया गया है किसके लिए? जिनको एचटीएमएल सीएसएस आती है, आपके लिए, जिनको और कुछ नहीं आता। तो ये सिंटैक्स बढ़िया है ना, बिल्कुल आराम से लिखते रहो कोड, कोई के लिए जिनको और कुछ नहीं आता। तो ये सिंटैक्स बढ़िया है ना, बिल्कुल आराम से लिखते रहो कोड, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं वेर की बात करूं, ये भैया चेंज भी हो रहा है। अच्छा, तो भैया लेट और वेर में डिफरेंस क्या है? अब आपको डिफरेंस का पता चलेगा। अब अगर मैं यहां पे बोलूं, मैंने वेरिएबल ए बनाया, उसके अंदर मैंने 10 डाला, फिर से मैंने इस वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर दिया। इसको क्या कर दिया? दोबारा डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने फिर से एक वैल्यू असाइन करी और ये इसको भी चला देता है। मैंने सेम वेरिएबल को दो बार बनाया है, एक बार मैंने ऊपर बनाया है, एक बार मैंने नीचे बनाया है। तो वेर के साथ ये था कि आप एक सेम वेरिएबल को दो बार, तीन बार, चार बार, कितने बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कि पहले मैंने यहां पे किया कि वेर ए है, हाँ, फिर मैंने नीचे भी कर दिया कि वेर ए है। यहां पे मैंने नहीं करा था। अगर मैं इनकी बात करूं, अगर आप यहां पे वो काम करने की कोशिश करते हैं, मान लो अगर मैं मान लो यहां पे वो काम करने की कोशिश करता हूं, एज इक्वल टू 50, क्या ये चलेगा? देखो खुद ही एरर देना स्टार्ट कर दिया उसने। अगर मैं इसको रन नहीं करता हूं, देखो वो खुद ही एरर देने लग जाएगा। हाँ, कि भैया जो लेट होता है वो आपको सेम वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं होने देता, दो बार या तीन बार या चार बार। तो ये दिक्कत थी एक तो इसके साथ, किसके साथ? जो हमारा वेर था, जो कि हमारा ओल्ड तरीका था। ये हमारा ओल्ड तरीका है, ओल्ड, जिसको हम अब इस्तेमाल नहीं करते, कि हम सेम वेरिएबल को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं और कोई एरर नहीं देता। ये कोई अच्छी बात है नहीं है। हाँ, और क्या क्या दिक्कत थी, अभी मैं आपको दिक्कत बताता हूं। इवन अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ ट्रू, ऐसे लिख दिया मैंने, इफ कैसे लिखते हैं अभी जानेंगे। ओके, हाँ, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी और मैंने क्या करा, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं। आप खुद देखो, मैंने इस वेरिएबल को इसके अंदर बनाया है, वेरिएबल ए इक्वल टू 20, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर बनाया है। क्या मैं इसको इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर सकता हूं? ये मैंने इसके अंदर बनाया है, इसका स्कोप यहां से लेके यहां तक होना चाहिए जिस ब्लॉक के अंदर है। क्या मैं इसको यहां पे प्रिंट कर सकता हूं? तो अगर मैं इसको रन करता हूं दोस्त, ये बिल्कुल चलता है। ये इसकी एक और दिक्कत थी कि भैया ये आपका जो स्कोप है उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता था, कि आपने वो यहां पे बनाया, इवन आप उस स्कोप के बाहर भी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जो आपके वेरिएबल होते थे, इनका या तो ग्लोबल स्कोप होता था या फंक्शनल स्कोप होता था। ये इस स्कोप को रिस्पेक्ट नहीं करता था। ग्लोबल स्कोप क्या होगा? जैसे आप यहाँ पे कोई बना रहे हो वेरिएबल बी इक्वल टू 30, तो ये हो गया मेरा ग्लोबल स्कोप। ओके, ये पूरे कोड में ये बाहर है, किसी के अंदर नहीं है, ये ग्लोबल स्कोप। और फंक्शनल स्कोप क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं ऐसे करके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। अभी मैं सिर्फ ऐसे बना रहा हूं कि वेरिएबल सी इक्वल टू करता था और ग्लोबल स्कोप को, ठीक है, ये ऐसे वाले स्कोप को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। ये उसके बाहर एक्सेस हो जाते थे। हाँ, फंक्शनल स्कोप के अंदर बनाया है तो उसकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती थी, उसको आप उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ये तो दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, लेट कीवर्ड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देखी कि एक हम उसको दो बार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम कॉन्स्ट के साथ। हाँ, और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने इसको लिखा ऐसे करके और यहाँ पे मान लो मैंने इफ, यहाँ पे अगर मैंने कंडीशन लिख दी इफ ट्रू, कि अगर कंडीशन ट्रू है, हाँ, तो मैंने मान लो यहाँ पे कोई कीवर्ड बना दिया लेट सी इक्वल टू 90 और इसको अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ये कॉमन सेंस कहता है ना, ये देखो एरर उसने खुद दे दिया, सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि सी का जो लाइफ है वो इस स्कोप से इस स्कोप के अंदर होना चाहिए। ये बिल्कुल फंडामेंटल है और इसीलिए अब हम वेर कीवर्ड को उपयोग या प्रयोग नहीं करते। अब हम किसको करते हैं? लेट और कांस्टेंट। इनका प्रयोग हमें कब करना है? जब मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू कांस्टेंट रहे, तो एक बार मिल गई उसके बाद चेंज ना हो, तो वहां पे हम कौन सी कीवर्ड का प्रयोग कर लेंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू चेंज होती रहे, तो वहां पे मैं किसका प्रयोग कर सकता हूं? इसका, मैं लेट कीवर्ड का यहां पे प्रयोग कर सकता हूं। सिंपल यही है, इसके पीछे की मैथ्स। ओके, तो यहां से हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे। हमें ये भी पता चलेगा कि भैया वैर यूज नहीं करना, क्योंकि आपके स्कोप को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसको रिस्पेक्ट करने का मतलब कि अगर वैर इक्वल टू 20 है तो यहां से लेके यहीं तक एग्जिस्ट करना है। प्रॉब्लम इससे आ जाएंगी। ओके, हाँ, अब हम जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। किसके बारे में? डेटा टाइप्स के बारे में। चलो भाई, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। कि भाई हमारे पास कौन कौन से डेटा क्रिएट हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, हमारे पास नंबर एक डेटा है, हमारे पास स्ट्रिंग एक डेटा है, बूलियन ट्रू फॉल्स वो एक डेटा है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे डेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं सब आपको समझा दूंगा और इसके हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं, जानना नहीं है पहले। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमारे पास, ये टोटल 7 है। कितने? 7 है। पहला आता है हमारे पास नंबर।
जो कि हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इवन जो फ्लोटिंग पॉइंट है 3.14 4.196 वो सब इस नंबर कैटेगरी के अंदर ही आपके आते हैं। अगला आता है हमारे पास स्ट्रिंग कि रोहित एक स्ट्रिंग हो गया, मोहन एक स्ट्रिंग हो गया, हेलो माय नेम इज रोहित एक स्ट्रिंग हो गया। हाँ, तो जो वर्ड है वो आपके क्या हो गए, स्ट्रिंग हो गए। अगला आता है हमारे पास बुलियन, इसको हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स, सबके बारे में जानेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, अगला हमारे पास आता है अनडिफाइंड, ये भी हमारे पास है एक। अगला आता है हमारे पास नल, अगला हमारे पास आता है बिग इंट और लास्ट आता है हमारे पास सिंबल। तो इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये क्या होता है, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे और ये मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं वो भी सीखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास आता है एरे, आपने सुना ही होगा एरे के बारे में, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, हाँ। और दोस्तों मैं इस जावास्क्रिप्ट सीरीज के दौरान आपको ये भी प्रूव करने वाला हूं कि भैया एरे एरे नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये मैं आपको प्रूव करना, टेंशन नहीं। ओके, तो भैया हम नंबर को कैसे बना सकते हैं, पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर लेते हैं। तो अगर मुझे नंबर को बनाना है तो भैया सिंपल है गेम कि भैया एक क्या ले लो, लेट a इक्वल टू 10, तो ये एक नंबर हो गया, इसको मैं प्रिंट कर सकता हूं। ये मेरे पास एक डेटा है कौन, जिसका नाम है 10, हाँ, उसको मैं ए के अंदर मैंने डाल दिया, तो उसको मैं प्रिंट कर सकता हूं। तो ये हो जाता है मेरे कौन, नंबर। इसको अगर मैं रन करूं आराम से रन होगा। इवन नंबर के अंदर आपके फ्लोटिंग पॉइंट भी आते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2.36 तो आप इसको भी करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे a, b लिख दूं तो आपके दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे, 10 भी और 2.36 भी। तो फ्लोटिंग पॉइंट किसके नंबर साथ आते हैं, नंबर के साथ आते हैं नहीं कि ये जो a है ये किस टाइप का होगा, ये नंबर टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। जावास्क्रिप्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट टाइप मैं खुद डिसाइड कर लूंगा। तू वैल्यू डाल दे, मैं खुद डिसाइड कर लूंगा कि a किस टाइप का होने वाला है, वो नंबर होगा, वो स्ट्रिंग होगा, वो बुलियन होगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो बस आराम से इस्तेमाल कर, क्योंकि हमें ध्यान क्या देना है, हमें क्या ध्यान देना है, हमें C++ जावा डेवलपर की तरह नहीं सोचना, हमें सोचना किसी तरह कि भैया वहां पे जो HTML CSS वाले डेवलपर थे, हां, उनके लिए चीज आसान होनी चाहिए, उनको नहीं बताना, उनको बोले वेरिएबल बनाओ, वैल्यू डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। ओके, तो हमने नंबर को बनाना सीख लिया। उसके बाद अगला हमारे पास क्या आता है दोस्तों, अगला हमारे पास आता है स्ट्रिंग कि भैया हम इसके अंदर स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग को क्रिएट करना है तो मान लो यहाँ पे मैं C इक्वल टू कोई भी मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया स्ट्राइक इज कमिंग, तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। लेट डी, मैं यहाँ पे किसी बच्चे का नाम लिख देता हूँ, चलो अंजलि का लिख देते हैं, अंजलि का। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 10 2.36, ओके, जो ऊपर का था, और स्ट्राइक इज कमिंग और अंजलि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जो हमें चाहिए था। तो ये हो गया आपकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम कैसे लगाते हैं, या आप डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। क्या मैं सिंगल कोटेशन में लिख सकता हूँ स्ट्रिंग को, क्या मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन में लिख सकता हूँ, देख लेते हैं ना रन करके क्या रन हो रहा है। हाँ, लिख सकते हैं, स्ट्राइक इज कमिंग और अंजलि दोनों आ रहे हैं, तो मतलब लिख सकते हैं, सिंपल है गेम। ओके, तो यहाँ से हमने जाना कि हम डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के बारे में, ये बुलियन क्या होते हैं, ये तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। हाँ, बुलियन होता है 0 1। हाँ, तो भैया बुलियन बनाने का तरीका क्या है कि लेट इक्वल टू, हाँ, तो चलो इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं देते हैं कि कोई यूजर लॉगिन है या नहीं है। ओके, तो मैंने बोल दिया हाँ वो लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ ट्रू। तो कौन सा डॉट लॉग अगर मैं कराता हूँ, f इक्वल टू फॉल्स, आगे वैल्यू में फॉल्स डाल सकता हूँ। तो ये हो जाती है हमारी बुलियन। तो लॉगिन और f को मैं प्रिंट कराता हूँ तो आपको एक ट्रू दिखेगा, एक आपको फॉल्स दिखेगा। ये देखो, तो ये इसके अंदर बुलियन के अंदर दो ही वैल्यू हमारी प्रेजेंट होती है, ये तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये हमने सीखा बुलियन के बारे में। अगला डेटा टाइप हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या है, ये कैसा डेटा टाइप है, चलो इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि अनडिफाइंड क्या है। धीरे धीरे आप सबके साथ फैमिलियर हो जाएंगे। तो मान लो मैंने एक लेट लिख दिया कोई कीवर्ड, हाँ, मैंने मान लो यूजर लिख दिया और मैंने ऐसे कर दिया, मैंने अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है, ठीक है। हाँ, मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा। हाँ, आप सही गेस कर रहे हैं, जब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं करता हूं तो भैया इसके अंदर प्रेजेंट होगा कौन, अनडिफाइंड। ये देखो अनडिफाइंड प्रिंट हो गया, ये मैंने, अच्छा ये नीचे जो आया, अच्छा ये मैंने इसको ऊपर लिखना था। चलिए, हाँ, तो हमारा अनडिफाइंड प्रिंट हो चुका है। लास्ट वाले में अगर आप देखोगे अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड क्या कहता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और अगर आपने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है तो भैया वो किस कैटेगरी में आएगा कि अनडिफाइंड, कि इसको अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है। तो उस टाइम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए ना। हाँ, आपने अदर लैंग्वेज देखा होगा कि अगर आप अदर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देता है। तो यहाँ पे वो हुई है। ओके, हाँ, अब ये भी हमने जान लिया। क्या मैं ऐसे करके कॉन्स्ट को बना सकता हूँ, कॉन्स्ट का बनाने का मतलब ऐसे, ये क्या मैं कॉन्स्ट को कर सकता हूँ ऐसे। आप देख रहे हो वहां पे ऑलरेडी एरर हो दे रहा है। देखो कॉन्स्ट के साथ कंडीशन है, कॉन्स्ट के साथ ध्यान से सुनो। कॉन्स्ट कहता है जब तुम मुझे डिक्लेयर करोगे ना, हाँ, उसी टाइम पे तुम्हें मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तुम मुझे खाली नहीं छोड़ सकते। क्योंकि कॉन्स्ट क्या कहता है कि एक बार मुझे जो वैल्यू असाइन हो गई उसके बाद मैं चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करी तो इसलिए वो आपको एरर दे रहा है, वो कह रहा है भैया वैल्यू डाल। ओके, हाँ, तो कॉन्स्ट के साथ क्या है कि हमें वहीं पे उसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी जहाँ पे डिक्लेयर किया, उसी समय उसके अंदर वैल्यू को पुट डाउन कर दो। नल से पहले हम बिग इंट के बारे में पढ़ते हैं। बिग इंट, अब ये बिग इंट क्या है, बिग इंट का मतलब है बिग इंटीजर। मैं आपको बताऊं, आपने क्या खुद से सवाल पूछा कि ये जो यहाँ पे नंबर है ये कितनी बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, जो नंबर है यहाँ पे ये कितनी बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। तो ये जितनी मेमोरी लेता है वो लेता है, ये 8 बाइट की मेमोरी लेता है। उस 8 बाइट में, 8 बाइट का मतलब होगा 64 बिट, उस 64 बिट की हेल्प से उसको नंबर को भी दर्शाना है और क्या दिखाना है, जो आपके ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इनको भी दर्शाना है। लेकिन मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि 8 बाइट में फिट नहीं आ सकता। बोलने का मतलब क्या है, मान लो आपकी मेमोरी का साइज मान लो 3 बिट है, 3 बिट है मान लो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस 3 बिट में 13 को स्टोर करना है तो 13 के लिए वैल्यू क्या होगी, 8 4 12, ये होगी 13 के लिए। क्या ये 13 3 बिट में स्टोर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 4 है, हाँ, तो नहीं हो सकता। वैसे ही उसके अंदर क्या है, 8 बाइट है, 8 बाइट है। और मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कि इस 8 बाइट में फिट नहीं आ सकता, बहुत ही बड़ा नंबर। तो उसको मैं कैसे अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करूंगा, बहुत बड़ा नंबर है। और क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो कि मैं इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी डाल सकता हूं, मैक्सिमम। तो अगर जो मैक्सिमम वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हो वो डालोगे आप 2 की पावर 53 माइनस 1, सबसे बड़ी वैल्यू आप ये डाल सकते हो, और सबसे छोटी आप माइनस 2 की पावर 53। भैया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये सिर्फ इंटीजर को स्टोर नहीं कर रहा है 8 बाइट, ये आपके बाकी जो फ्लोटिंग है उसको भी कर रहा है। तो दोनों को ही ये स्टोर कर रहा है, तो दोनों के लिए इसको स्पेस बांटना पड़ा, साइन भी और अनसाइंड भी। तो आप बोलोगे भैया सबसे बड़ा नंबर जो मैं इसमें स्टोर कर सकता हूं, तो मुझे पता है अगर 3 बिट है तो टोटल में 8 नंबर स्टोर कर सकता हूं। कितने, 8 नंबर स्टोर कर सकता हूं, है ना। कि भैया 1 2 3 3 स्पेस होंगे ना मेरे पास, एक स्पेस, ओहो, एक स्पेस ये हो गया, एक ये हो गया,
और एक ये हो गया। तो पहले वाले में 2 नंबर ला सकते हैं, अगले में 2, अगले में 2। तो 2 into 2 into 2, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, तो ये टोटल 8 हो जाएंगे। ओके, तो टोटल आप इसमें 8 नंबर फिट कर सकते हो, जिसमें से आधे नंबर हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं और आधे हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं इसमें बोलता हूं कि अगर मैंने आधे पॉजिटिव को दे दिए, आधे मैंने नेगेटिव को दे दिए, तो पॉजिटिव में मैं 0 से लेकर 3 वाली वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं। हां, और नेगेटिव में मैं कहां तक जा सकता हूं? -4 तक जा सकता हूं, क्योंकि 0 1 2 3 तक ही अगर आप पॉजिटिव को दे रहे 4 नंबर, तो 0 1 2 3 को ही मैं स्टोर कर सकता हूं। तो हाईएस्ट नंबर 3 और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4। तो 4 आपने पॉजिटिव को दे दिए, 4 आपने नेगेटिव को दे दिए। तो हाईएस्ट नंबर आप 3 को स्टोर कर सकते हो और लोएस्ट आप -4 को स्टोर यहां पे कर सकते हो। तो सेम यहां पे ये जो 8 बाइट है, इसका मतलब है 64 बिट, कितना 64 बिट। अब ये मत समझ लेना 64 बिट है तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि भैया 2 की पावर 64 नंबर टोटल स्टोर होंगे। हां, इतने तो होंगे स्टोर, पर इसमें से ये मत कर देना कि इसमें से आधे अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो इसमें से आधे पॉजिटिव को मिल जाएंगे, आधे नेगेटिव को मिल जाएंगे। नहीं, तो फ्लोटिंग पॉइंट को कौन देगा? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो स्टोर करने, हां, तो उनके लिए भी चाहिए, इसलिए ये आपको मिलता है कि भैया आप इतने नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अलग होगा। ओके, क्लियर है ये चीज? जैसे यहां पे था 2 की पावर 3 8 आ गया था मेरे पास 8 नंबर, तो अगर मैं आधा कर दूं तो 4 पॉजिटिव के लिए 4 नेगेटिव के लिए, तो यहां पे नहीं कर सकता मैं। अगर मैं 2 की पावर 64 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं और मैं कहता हूं कि भैया 2 की पावर 63 पॉजिटिव नंबर मैं स्टोर कर सकता हूं -1, जैसे मैंने वहां किया। लेकिन अगर इतने करोगे और इतने आधे आप नेगेटिव करोगे, तो फ्लोटिंग पॉइंट कहां जाएंगे? वो ड्रीम लेवल में 3 बनानी थोड़ी है आपके लिए, ड्रीम लेवल तो बंद भी हो चुका है, तो उनको भी मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना। हाँ, तो उनके लिए कुछ बाइट्स रिजर्व है, तो इसीलिए उसका आंसर ये आता है। तो आप इसके डेप्थ में और जा सकते हैं अगर आपको ज्यादा खुजली है और कुछ जानना है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दिया, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि भैया ये ऐसा क्यों हो गया, ये यहाँ से ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि आपको फ्लोटिंग पॉइंट देना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नहीं देना था कुछ भी, कि मैं यहाँ पे इससे ये नहीं बता रहा कि मुझे 3 सा दिख रहा है। अब बिग इंट का आप मीनिंग समझ होंगे कि बिग इंट का मतलब क्या है, कि मैं बहुत बड़ा इंटीजर है, मुझे उसको स्टोर करना है जो कि मेरे नहीं आ सकता 8 बाइट के अंदर, तो वहीं पे आपका इसका कमाल आता है कि मैंने लिख दिया एल लेट एन कोई, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं console.log num, तो अब ये स्टोर हो जाएगा। ये पी आ गया, अच्छा ये पी मैंने ये वाला लिया था, इसको हमारा प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारा किस नहीं आ पाता 8 बाइट में नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा नंबर लिया है। ओके, तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब अगला हमारे पास क्या आता है? अगला आता है हमारे पास नल। अब ये नल क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे ना थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये नल है क्या? चलो समझाता हूँ। मान लो मैंने कुछ बनाया है लेट, मान लो मैंने कुछ निकाला है वेदर। ओके, ऐसे लिख देता हूँ। मैंने वेदर के अंदर एक वैल्यू डाल दी नल, और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखते हैं ना प्रिंट हो रहा नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा है। अब नल का मीनिंग क्या है? नल का मीनिंग सिंपल यहाँ पे ये है कि मैं इस वेरिएबल के अंदर कुछ नहीं डालना चाहता। ये मैं इंटेंशनली बोल रहा हूँ कि भैया मेरे पास एक वेरिएबल है और मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालना चाहता। ए भैया तुम पागल हो क्या? जब कुछ नहीं डालना चाहते तो अनडिफाइंड लिख देते ना, अनडिफाइंड लिख देते। ये नल वाले को लिखने की जरूरत क्या थी? एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अगर मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ी भैया की बेइज्जती हो गई है। ये बूलियन अनडिफाइंड नल purpose represent the intentional absence of any object value. It is a primitive value that is explicitly assigned by a developer to indicate no value. कि हम यहाँ पे खुद ही इंटेंशनली बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अनडिफाइंड कौन असाइन करता है मुझे? अनडिफाइंड मेरा प्रोग्राम मुझे असाइन करता है। रिप्रेजेंट द अनइंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कि जब मेरा कोड मुझे कोई वैल्यू असाइन करता है, अगर मैंने कुछ असाइन नहीं किया तो मेरा प्रोग्राम मुझे अनडिफाइंड दे देता है। लेकिन मैं चाहता हूं मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम ना दे उसे कोई वैल्यू, तो मैंने खुद उसे जाके नल वैल्यू दे दी। मैं खुद बता रहा हूं कि इसके अंदर कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे अरे भैया फिर इसका यूज केस क्या है? कोई लॉजिक कुछ सेंस बन रहा है इस बात का? चलो फिर इसके बीच का एक डिफरेंस ढूंढते हैं कि भैया अनडिफाइंड हम कब यूज करते हैं और नल का यूज केस क्या है रियल वर्ल्ड में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास एक फोन है आईफोन 16 प्रो मैक्स। ओके, आपको अपने फोन से अपनी सिटी का टेंपरेचर फाइंड करना है। तो मान लो अभी मैं द्वारका में हूं, तो मैंने कहा मुझे बताइए कि द्वारका का टेंपरेचर क्या होता है। मैं गूगल सर्च पे लगाया। ओके, तो वो मुझे क्या आंसर देगा? पहला प्रोबेबिलिटी है कि वो मुझे बता देगा कि अभी द्वारका का टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ये मैंने एक रिक्वेस्ट मारी, वो सर्वर के पास गई, सर्वर ने बोला चेक करा होगा और उसने मुझे आंसर दे दिया कि अच्छा अभी करंटली द्वारका का टेंपरेचर 25 है, तो उसने मुझे आंसर लाके दे दिया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भैया मैंने रिक्वेस्ट मारी कि द्वारका का टेंपरेचर बताओ, वो रिक्वेस्ट गई, हाँ उसने बोला अभी मैं द्वारका का टेंपरेचर ढूंढता हूं, पर किसी कारणवश वो द्वारका के टेंपरेचर को नहीं ढूंढ पाया। कि मान लो वहां पे जो थर्मोमीटर जो भी मशीन लगी हुई है उससे वो टेंपरेचर नहीं आ पा रहा है, तो वो मुझे क्या बताएगा? वो ये बताएगा ना कि करंटली नॉट एबल टू फाइंड द टेंपरेचर ऑफ द्वारका, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, ऐसी कुछ बोलेगा। हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैंने रिक्वेस्ट मारी कि मैंने बोला भैया द्वारका का टेंपरेचर बताओ, उसने देखा द्वारका का, उसने अपने डेटाबेस में देखा, उसने कहा यार द्वारका के लिए तो हमने थर्मोमीटर ही नहीं लगाया जिससे मैं टेंपरेचर ढूंढ पाऊं, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा भैया ये सिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे डेटाबेस में। तो वो हमें 3 आंसर दे सकता है। यही तो है कि अगर मैं यहां पे बोलूं लेट वेदर और मैंने एक कोई फंक्शन कॉल किया है, एक कोई एपीआई कॉल करी है, एपीआई क्या होते हैं हम बाद में समझेंगे। मैंने बोला मुझे मेरा करंट वेदर बता दो और मैंने यहां से सिटी का नाम पास कर दिया कि भैया मुझे द्वारका का टेंपरेचर चाहिए। तो पहला आंसर ये है कि मुझे 20 डिग्री सेल्सियस, वो आंसर दे दे। दूसरा वो मुझे बोल दे कि भैया अभी मैं द्वारका के टेंपरेचर को नहीं ढूंढ पा रहा हूं, वो एग्जिस्ट करता है लेकिन मैं वहां के जो थर्मोमीटर है जो भी मशीन लगी है उसको आंसर नहीं मिल पा रहा मुझे। तो मुझे रिप्लाई में क्या देगा जिससे मैं यूजर को सोक करा पाऊं कि करंट नॉट एबल टू फेच द करंट टेंपरेचर ऑफ द्वारका, क्या मैं उसको रिटर्न करूं? तो यहां पे हम रिटर्न कर सकते हैं नल, क्योंकि इसके अंदर डेटा जाना चाहिए। हाँ, मैंने वो इसको रिटर्न कर दिया कि भैया ये नंबर एग्जिस्ट तो करता है, द्वारका एग्जिस्ट तो करता है, हाँ लेकिन अभी करंटली मैं उसके टेंपरेचर को नहीं निकाल पा रहा हूं। अब तीसरा केस वो कह रहा है कि भैया द्वारका तो एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस में, उसके लिए तो हमने थर्मोमीटर ही नहीं लगाया, तो वो बता देगा, वो यहां पे आपको रिटर्न करके देगा अनडिफाइंड कि भैया ये जो सिटी है ये 25 तो करा देना कि करंट टेंपरेचर ऑफ द्वारका इज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर नल आता है तो आप उसको बता दोगे सम टाइम एग्जिस्ट करता है लेकिन करंट नहीं निकाल पा रहा। और जब वो नहीं करी, असाइन नहीं करी, यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी, जब हम नल डाले तो यहाँ पे इंटेंशनली बोला है कि इसके अंदर कुछ मत डालो। तो यहाँ पे हमने बोला जब हमने नल रिटर्न किया तो हमने यहाँ पे यूजर को बता दिया, नल रिटर्न होते ही जैसे मेरे पास आया मैं समझ गया कि शायद अभी ये उस टेंपरेचर को नहीं निकाल पा रहा है, तो मैंने यूजर को वो रिप्लाई दिया। और अनडिफाइंड में मैंने यूजर को क्या रिप्लाई दे दिया कि भैया ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
और सेम काम आप अलग अलग एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं। सेम काम, मान लो आप ट्रेन में आपको कहीं जाना है, ठीक है, कोई ट्रेन है शताब्दी मान लो, या फिर कोई मान लो कि भैया ये जो अभी ट्रेन है एबीसी, ये करंटली कहां पे प्रेजेंट है, किस लोकेशन में इंडिया के प्रेजेंट है। पहला क्या रिप्लाई आएगा कि भैया जो एबीसी ट्रेन है ये मान लो अभी दिल्ली में प्रेजेंट है। दूसरा, आपने रिक्वेस्ट मारा भैया एबीसी कहां प्रेजेंट है, उसने फाइंड आउट करने की कोशिश करी लेकिन उसको करंट जो लोकेशन है उसकी वो नहीं मिल पाई, तो उसने आपको नल रिटर्न कर दिया कि भैया ये ट्रेन एग्जिस्ट तो कर रही है हमारे सिस्टम में, लेकिन मैं आप एक वैलिड ट्रेन का नाम लगा लो, एबीसी का एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही आप अलग अलग एग्जांपल में जहां पे आपको लगे कि कोई चीज अभी एग्जिस्ट, जो चीज है वो अभी आपके पास नहीं है, तो वहां पे आप नल को रिटर्न कर दो। सिंपल ये गेम है। तो अभी आने वाले लेक्चर में हम इसको और क्लियरिटी के साथ जानेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बताया है। ओके, हाँ, तो यहां से हमें नल अनडिफाइंड के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे अगला जो लास्ट है हमारे पास, ये है सिंबल। सिंबल क्या क्यों यूज होता है, इसका अभी तुम्हें उपयोग पता नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कॉन्स्ट, हाँ जी, ID1, ये यूनिक चीजों को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। किसके लिए? यूनिक। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी डालोगे तो उसका एक यूनिक वैल्यू हमेशा क्रिएट होगी। यहाँ पे मैंने आईडी डाला तो एक आईडी का एक यूनिक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं console.log ID1, तो आप देखो आउटपुट में क्या आता है। तो यहाँ पे सिंपल बता देगा कि सिंबल आईडी। ओके, हाँ, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा ये सिंबल का मीनिंग क्या है। बस अभी आप इसका डेटा स्ट्रक्चर देखो, ये कैसे दिखता है कि मुझे सिंबल की वैल्यू पता है, इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग इस आईडी का मुझे एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करनी है, तो वो जो भी यूनिक वैल्यू क्रिएट होगी वो आईडी के अंदर चली जाएगी। तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि आप इसको कोई भी वैल्यू दोगे उसकी एक यूनिक वैल्यू को क्रिएट कर देगा ये। ओके, हाँ, तो ये तो हमने सीख लिया किसके बारे में, सिंबल के बारे में। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास कॉन्स्ट ID2 है, और अगर मैं फिर से इसी सेम वैल्यू की फिर से सिंबल को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, तो ये दोनों ही डिफरेंट आएंगे। ये दोनों क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे। देखो अभी भैया ये तो सिंबल आईडी है, इसमें भी सिंबल आईडी आ रहा है, लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करोगे कि ID2 इक्वल टू ID1 के बराबर है, ये क्या मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर, देखो ये आंसर देता है, ये कहेगा फॉल्स, ये इक्वल नहीं है, ये कह रहा है इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ये अलग है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसका जब मैं कह रहा हूं इसका यूज केस हम बाद में समझेंगे। और ये क्या हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, जब हम चेक करते हैं क्या ये वैल्यू क्या इस वैल्यू के बराबर है, तो इसने बोला नहीं है, ये दोनों अलग है। भले आपको सिंबल आईडी दिख रहा है यहाँ पे, पर वो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए उसने फॉल्स आपको रिटर्न करके दिया है। ओके, तो सिंबल के बारे में फ्यूचर के लेक्चर में और भी डेप्थ में जानेंगे। अभी सिर्फ बेसिक मैंने आपको बता दिया सिंबल से यूनिक वैल्यू जनरेट कर दिया, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने देखिए। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे पास आते हैं एरे। एरे को कैसे बनाते हैं? एरे क्या करता है भैया? वैल्यू को स्टोर करता है। तो एरे आप बना सकते हैं ऐसे कि एक वैल्यू 10, एक 20, एक 11, इवन आप इसके अंदर रोहित भी डाल सकते हैं, और अलग अलग कोई भी डेटा टाइप आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपका बन जाता है कैसे? एरे बन जाता है। तो अगर मैं कंसोल लॉग कराऊं, एरे को प्रिंट कराऊं, तो एरे आपका इस तरीके से दिखेगा कि 10, 20, 11 रोहित ट्रू। तो यहाँ पे जो एरे जो बहुत सारी अलग अलग वैल्यू उनको ये एक साथ स्टोर करके रख सकता है। मुझे इस 10 को स्टोर करने के लिए अलग नंबर वेरिएबल बनाना, इस 20 को स्टोर करने के लिए अलग वेरिएबल बनाना, इन सबको मैंने एक साथ ही रख दिया। मैंने किसके अंदर दिया? एरे के। एरे को हम बहुत डिटेल में जानेंगे, बस अभी मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं कि एरे यहाँ पे कैसे क्रिएट होता है। लेट एरे, हाँ जी, और आप ये ब्रैकेट लगा दो, हाँ जी, उसके अंदर जो जो एलिमेंट आपको डालने वो आप इसके अंदर डाल दो। तो इस तरीके से हम सिंपल क्या कर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब और क्या क्या होगा? ऐसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी फाउंडेशन है। अब देखो यार, अगर मैं तुम्हें कोई नंबर देता हूं ऐसे करके, मान लो कि मैंने तुम्हें दे दिया कोई ऐसी डेटा मैंने तुम्हें ला के दिया कि डेटा में लिखा तुम्हारे पास एक डेटा रखा है रोहित, हाँ, फिर यहाँ पे एक ऐसा रखा है ऐसा नंबर, हाँ, फिर यहाँ पे एक या रखा है, हाँ, फिर यहाँ पे आ रखा है उसके बारे में ऐसे। ओके, ये डेटा तुम्हारे पास आ रहा है रोहित 1 2 3 1 2 18 जन, ये डेटा तुम्हारे पास आ रहा है। क्या तुम इस डेटा को देख के बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होगा? इस डेटा का मतलब क्या है? चलो रोहित से तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका नाम नेम है, इससे क्या मैं समझ पाऊंगा कि इस 1 2 3 1 2 का मतलब क्या है, या फिर 18 का मतलब क्या है, या जन का मतलब क्या है? क्या हम इसका मीनिंग को क्रिएट कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पे क्या यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं जो कि की वैल्यू पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हमें क्रिएट करना है तो आप ऑब्जेक्ट का नाम डालो इक्वल टू, और कर्ली ब्रेसेस में हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि भैया उसकी की, भैया नेम, हाँ जी, नेम क्या है? हमने यहाँ पे दे दिया रोहित, कि भैया उसका नाम है रोहित, हाँ। अगला नंबर जो ये 1 2 3 1 2 है, अभी तो ये खाली घूम रहा था, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में? तो मैंने बोल दिया ये है उसका अकाउंट नंबर। तो ऐसे कॉलम लगा के 1 2 3 1 2, ओके, फिर कॉमा, फिर अगली वैल्यू क्या है? मेरी 18 है। ये क्या है? मैंने कह दिया एज 18, और ऑब्जेक्ट का मैं कोई यूजर भी लिख सकता था, कुछ भी लिख दो, ओके। और लास्ट वाला क्या है कि भैया वो कौन सी कैटेगरी का है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया वो है हमारा जनरल कैटेगरी का, ये इस तरीके से, ये रहा यूजर। तो अब अगर मैं किसी को ये ऑब्जेक्ट देता हूं तो उसको समझ आएगा कि अच्छा ये मेरा जो डेटा है ये किसके लिए? ये कोई यूजर है जिसका नाम रोहित है, जिसका अकाउंट ये है, जिसकी एज ये है, और उसकी कैटेगरी ये रही। अब इस डेटा की मीनिंग क्रिएट हो रही है। अगर मैं सिंपल इसको तुम्हें एरे के फॉर्म में दे देता, एरे के फॉर्म में ऐसे करके जैसे मैंने यहाँ पे दिया, क्या इसको देख के तुम्हें कोई मीनिंग क्रिएट हो रहा है? नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ये एक आपको मीनिंग क्रिएट करके देते हैं जो कि की वैल्यू पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कि ये की हो गई, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई, ये की, ये वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ऑब्जेक्ट के भी डेटा में जाएंगे। अभी सिर्फ क्या चल रहा है भैया? ओवरव्यू चल रहा है। अब लास्ट होता है हमारे पास यहाँ पे क्या? डेटा टाइप के अंदर फंक्शन भी हमारा क्या होता है? एक डेटा टाइप भी यहाँ पे होता है। तो फंक्शन को कैसे बना सकते हैं हम? मान लो मैंने फंक्शन बना दिया ऐड का, तो यहाँ पे अगर मैं करूं तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूं। मान लो रिटर्न A+B, ऐसे कर रिटर्न हेलो कर दिया मैंने, और इस फंक्शन को मैंने यहां से कॉल कर दिया, या फिर इसको प्रिंट ही करा दो console.log हेलो। तो तुम्हें पता है यहां से ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये क्या प्रिंट कर देगा? ये हेलो प्रिंट कर देगा। ये देखो कि मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और उसने हेलो को प्रिंट कर दिया। फंक्शन के डेप्थ में जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ये भी हमारा क्या है? डेटा टाइप है। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है, ध्यान से सुनना, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो। क्या? फंक्शन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं? हाँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई फंक्शन है उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो। मान लो आपने एस लिख दिया, ये इस तरीके से कि ये जो फंक्शन है उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। तो अगर मैं यहाँ पे console.log s करता हूं तो आप देखना क्या कमाल होता है।
तो ये बताएगा कि भैया ये फंक्शन है जो कि क्या है, जिसका नाम है ऐड, कि भैया मैंने इस फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अगर आप अदर लैंग्वेज से आ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, अगर आप अदर लैंग्वेज से आ रहे हैं, प्लीज इस लैंग्वेज को फ्रेश माइंड से देखें। अभी आपको ये सिंटैक्स बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अभी जब आपको इसके यूज केस पता चलेंगे आने वाले लेक्चर में, तब आप बोलेंगे हाँ भैया इसका हमारा यूज केस था। अभी के लिए आप सिर्फ ये मानो कि हाँ हमारे पास कोई फंक्शन है, उसको हम क्या करा सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। इवन फंक्शन को यहाँ पे देख लो, ये रहा, हाँ। और इवन मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने अगर इस फंक्शन को कॉल करना है, मैं इस तरीके से उसको कॉल कर सकता हूँ कि भैया वहां से प्रिंट हो गया हेलो। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं, तो इस फंक्शन को मैं ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ इसके नाम से, कि मैंने एस लिखा और उसको ब्रैकेट लगा दिया, मैं ऐसे करके उसे कॉल कर सकता हूँ, तो उसे भी आपका हेलो ही प्रिंट होगा। क्लियर है? हाँ भैया, कूल तो क्लियर है। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि भैया यहाँ पे जो नंबर है इनका टाइप क्या है। टाइप भी तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो नंबर है क्या वो उसका टाइप नंबर ही होता है, या यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये यूजर है, इसका टाइप क्या है। टाइप बोलने का मतलब क्या है, ये किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, एरे क्या एरे टाइप का है, क्या फंक्शन फंक्शन टाइप का है, क्या कोई नंबर नंबर टाइप का है, तो उसको हम कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आते हैं स्क्रॉल होके यहाँ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कर दूं और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि भैया कौन सा लॉग टाइप ऑफ, आप लिख सकते हो किसी का अगर आपको टाइप करना है कि भैया ए का टाइप क्या है, तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं आपको उसका टाइप पता चल जाएगा। तो वो कह रहा है भैया ये जो ए है उसका टाइप है नंबर, ये नंबर टाइप का है। ये बी किस टाइप का है, बी को यहाँ पे लिख दो कि टाइप ऑफ बी को प्रिंट करना है, तो आपको बता देगा ये भैया बी का टाइप क्या है, नंबर आपका प्रेजेंट है। इस तरीके से हमने इसको भी सीख लिया। ऐसे ही आप स्ट्रिंग का भी दे सकते हैं, टाइप ऑफ टी। तो अगर इसका टाइप ऑफ पता करना हो तो प्रिंट करा दो, तो ये स्ट्रिंग है तो इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग हमारा होने वाला है। ओके, ये भी समझ आ गया भैया। अगला हमारे पास क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा। बूलियन का टाइप क्या होता है, अगर मैं बूलियन को यहाँ पे प्रिंट कराऊं, इसको फिलहाल ऐसे करते हैं, तो इसका टाइप क्या होने वाला है, इसको देखते हैं कि भैया इसका टाइप क्या होगा। तो इसका टाइप क्या आएगा कि भैया ये बूलियन टाइप का आपका है, जो ये नंबर एफ ये क्या है, बूलियन टाइप का है। अब ऐसे ही आपको पता करना है कि आपने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे आपने लेट यूजर बनाया, तो इसका टाइप क्या होगा, इसका क्या टाइप क्या होगा। ये एरर क्यों दे रहा है, मैंने और जगह पे शायद यूजर को बनाया है, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं यूजर को डालता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि हमारा यूजर का टाइप क्या होने वाला है। तो बोलेगा ये यूजर के अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है, वन अनसाइंड है, तो इसके पास क्या है, बिगिन। तो बिगिन का टाइप क्या होगा, आप सबने गेस कर लिया होगा कि भैया बिगिन का टाइप भी बिगिन होगा। अगर मैं इसको कराता हूँ, आता हूँ इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि हमारा है ये नल। अगर मैं इसको बोलूँ कि भैया आपका टाइप क्या है, वेदर को बोला, मैंने बोला आपका टाइप क्या है, तो आपको क्या लगता है ये मुझे क्या बोलेगा कि भैया मेरा टाइप क्या होने वाला है इसका। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, ये बोलेगा मेरा टाइप ऑब्जेक्ट है। और ये सबसे बड़ा बग है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ये नल के टाइप को नल नहीं बोलता, ये नल के टाइप को ऑब्जेक्ट बोल देता है। ये बहुत ही फेमस बग है, क्योंकि जब इस लैंग्वेज को 10 दिन के अंदर बनाया गया तो भैया इसके अंदर कुछ बग है, और ये एक आपका लेगेसी बग है जिसको आज तक सही नहीं किया गया। क्योंकि अगर इसको सही कर दिया गया तो जो आपके पुराने जावास्क्रिप्ट के कोड है शायद वो फट सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दिया गया। ओके, क्योंकि जब वेदर के अंदर नल डाला तो ये वेदर ही दिखना चाहिए ना, नल ही दिखना चाहिए। देखिए वो क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट दिखाता है बस। अगला हमारे पास है सिंबल। तो अगर मैं सिंबल के पास जाऊं, भैया सिंबल अपना वो बता दो टाइप। तो अगर मैं इसका टाइप जानने की कोशिश करी आईडी2 की कि भैया अपना टाइप बता दो, तो वो क्या बताएगा आपको, वो सिंबल ही बताएगा। तो यहाँ पे हमने प्रिमिटिव डेटा को क्या देखा, यहाँ पे हमने प्रिमिटिव डेटा के ऊपर देखा कि भैया हर किसी का टाइप क्या होता है, कि हर कोई खुद के टाइप का होता है, बाकी हर कोई खुद के टाइप का है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है हमारे पास, जो ये हमारे नीचे वाले थे, एरे हो गया, दे देते कम स्पेस देते, लेकिन एरे के अंदर हम कितना भी ज्यादा डेटा डाल सकते हैं, इवन इसके अंदर भी हम कितना भी ज्यादा डेटा डाल सकते हैं, तो ये हो जाता है नॉन प्रिमिटिव के कैटेगरी में। अब अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं console.log टाइप ऑफ आएगा कि यूजर का टाइप क्या होने वाला है, जो कि हमारा क्या आएगा, जब वो ऑब्जेक्ट बनाए तो उसका टाइप भी ऑब्जेक्ट ही होगा। तो इसका हमें क्लियर है कि भैया ऑब्जेक्ट का टाइप ऑब्जेक्ट ही होगा। अब यहाँ पे आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट कि भैया अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि भैया एरे अपना टाइप बताओ, तो ये क्या देगा आपके केस में, आपको क्या लगता है, ये देगा कि भैया मैं भी ऑब्जेक्ट टाइप का ही हूं। मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट टाइप का ही हूं। भैया ये तो बग है क्या, ये तो बग नहीं, बग नहीं है, ये मैं आपको प्रूव करूंगा लेक्चर में आने वाले में। ये एरे ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब बिल्कुल प्रूव करूंगा। जो भी आपके नॉन प्रिमिटिव, अगर आपको याद रखना है, जो भी आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है सबका जो टाइप ऑफ निकलेगा वो ऑब्जेक्ट ही निकलेगा दोस्त, हर किसी का। भले उसको मैं एरे कह रहा हूं, कुछ भी कह रहा हूं, उन्हें सबका टाइप ऑफ एरे ही निकलेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट ही निकलेगा। ये आपको याद रखना है, इसको हम फ्यूचर की वीडियो में प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसका पता करना चाहूं कि इसका क्या है, कौन सा डॉट टाइप ऑफ, इसका एस क्या है, इस एस का मुझे टाइप पता करना हो, तो अगर मैं इसको करता हूं फंक्शन, और ये तो फंक्शन दे रहा है। अभी तो आपने कहा कि जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे उन सबका टाइप ऑब्जेक्ट होगा, तो फंक्शन ये एक्सेप्ट नहीं, नहीं इसका भी टाइप ऑब्जेक्ट ही है, ये भी प्रूव करूंगा। फंक्शन को दिखा रहा है उसको भी बताऊंगा, लेकिन इसका जो टाइप है ये भी ऑब्जेक्ट ही है, भले अभी आपको फंक्शन दिखा रहा है, लेकिन जब हम इसके इन डेप्थ में कूदेंगे तब हमें पता चलेगा अच्छा फंक्शन भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, दो सिंपल। और ऐसे हमारे पास और भी क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डेट है, वो भी हमारा टाइप ऑफ उसका क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। अभी उनके बारे में फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने किसी का कि जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जो कि छोटे छोटे हैं, उनका टाइप खुद होते हैं, सिर्फ नल को छोड़ के, जो कि क्या बताता है वो ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या एक बग है। बाकी जितने भी आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है हर किसी का टाइप ऑफ क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट ही निकलेगा दोस्त, हर किसी का। अब सवाल ये है जो मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ोगे प्रिमिटिव डेटा टाइप की, कि प्रिमिटिव आर फंडामेंटल्स इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, क्या कह रहा है कि जो मेरे प्रिमिटिव डेटा है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि वो डेटा चेंज नहीं हो सकता, कि अगर आपने एक बार एलिस लिख दिया तो ये एलिस उसके बाद मैनिपुलेट नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। भैया ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप तो चेंज कर रहे थे, आपने लेट नेम को एलिस, उसके बाद आप उसके अंदर कोई और वैल्यू डाल दो, वो तो ले ले रहा है। मैं कह रहा हूं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि प्रिमिटिव डेटा, मैं कह रहा हूं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो आपका नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, सिंबल है, इनको मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता, मतलब इनको चेंज नहीं करा जा सकता। अगर एक बार ये क्रिएट हो गए
तो भैया ये वही रहेंगे, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। पर भैया अगर मैं लेट a = 10 डालूं और फिर मैं a के अंदर 20 डाल दे रहा हूं, ये तो चेंज हो जा रहा है और ये तो बिल्कुल वैलिड सिंटैक्स है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं ऐसे करके, ये बिल्कुल 20 प्रिंट कर रहा है। अभी तो आपने कहा ये इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये तो चेंज हो गया 20 बन गया, a = 20 बन गया। ये कैसे हुआ? अब इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। इम्यूटेबल का मतलब तो क्लियर है ना, इम्यूटेबल का मतलब है कि इस 10 को चेंज नहीं किया जा सकता, कि ये 10 को आप क्या नहीं बना सकते, 20 नहीं बना सकते। पर भैया यहाँ पे तो बन रहा है, अभी प्रूव करता हूं, मैं बोलना क्या चाहता हूं। ओके, और ये क्यों है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, इम्यूटेबल मींस दैट देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं। जब आपने a = 10 बनाया, तो 10 को एक मेमोरी लोकेशन मिली होगी ऐसे, हाँ, और a इसको पॉइंट कर रहा होगा कि भैया a इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, जब आपने ये बनाया ना लेट a = 10, हाँ, तो हमारे पास a को एक मेमोरी मिली होगी 8 बाइट की, हाँ जी, जो जब a 10 को पॉइंट कर रहा है। अब जब मैंने a = 20 लिखा है, जब मैंने a = क्या लिखा है, 20 लिखा है, तो उस टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि ये 10 चेंज होके 20 बन चुका है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कह रहा है अगर ये डेटा एक बार क्रिएट हो गया, एक बार प्रिमिटिव डेटा क्रिएट हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने a = 20 लिखा है, मैं इस 10 को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये वाला कैसे क्रिएट होगा? तो इसके लिए एक नया ब्लॉक बनेगा, एक नई मेमोरी लोकेशन, जहां पे 20 को लिखा जाएगा, जिसमें 8 बाइट ऑफ मेमोरी होंगी, और ये a अब इसको पॉइंट करेगा, इसको ना करते हुए इसको पॉइंट करेगा, तो a का मतलब 20 है। हमने इसके ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करी है, क्योंकि ये क्या है, इम्यूटेबल, कि मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मुझे कोई क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। इवन अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं, मान लो मैंने रोहित लिखा है, हाँ, तो उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, मोहन ने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पे str को प्रिंट कराता हूँ, तो आपको पता है उसके अंदर अब मोहन चला जाएगा। तो पहले रोहित को मेमोरी मिली होगी ऐसे करके कि रोहित लिखा है, उसको कोई मेमोरी दे दो। मोहन के लिए अलग मेमोरी क्रिएट होगी। बोलूं कि 5 + 3 क्या होता है? 5 + 3 क्या होता है? तो आप क्या करते हैं? भैया 8 होता है। आप इस 5 को काट के 8 लिखते हो, आप तो लिख रहे हो 5 + 3 कितना होगा? 8। तो हमारा एक नया डेटा क्रिएट होता है। तो ये इस पे बिलीव करता है कि पुराने वाले के ऊपर छेड़खानी नहीं करनी, कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से सोचूं तो 5 + 3 का मतलब क्या है? उसका मतलब है 8, ये है। ओके, हाँ, तो वो यहाँ पे ये कर रहा है कि भैया इसके आगे क्या लिख दे रहा है? मोहन लिख दे रहा है, जो हमें चाहिए था, और स्ट्रिंग अब इस डेटा को पॉइंट कर रहा है, किसको? मोहन को। तो ये वाला डेटा को हमने मैनिपुलेट नहीं किया, ये यही रहेगा, मैं अब इसको पॉइंट कर रहा हूं। सिंपल ही है। क्या ये गेम समझ आया? हाँ भैया, ये गेम अब हमें अच्छे से समझ आ चुका है। पर आप ये चीज प्रूव कैसे करोगे? और इसको कोई प्रूव नहीं करता। आप ढूंढ लो, कोई इस चीज को प्रूव कैसे करेगा कि इसने उस मेमोरी लोकेशन पे चेंज नहीं किया? कोई कैसे प्रूव करेगा? कोई नहीं बताता ये। आधे लोगों को आइडिया नहीं है कि ये प्रूव कैसे करें। मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि भैया ए ने इस 10 को मैनिपुलेट नहीं किया, उसने 20 को अलग बनाया है और अब ए उसको पॉइंट कर रहा है। ये कैसे प्रूव कर सकता हूं मैं कि भैया इस डेटा के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, कुछ भी मैनिपुलेशन करना? अभी दिखाता हूं दोस्त। यहां पे अगर मैं इसको प्रूव करूं, मैं आपको देखो बहुत आसान तरीके से इसको प्रूव कर सकता हूं। देखो, ये अभी रोहित है, उसने कहा ओरिजिनल जो ये रोहित है, इसके ऊपर मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। सोचो मैं सिर्फ इसके आर को पकड़ रहा हूं, सिर्फ इसके आर को। तो इसके आर को मैं ऐसे करके एक्सेस कर सकता हूं, str0 से। इससे मैं क्या कर सकता हूं, इसके आर को एक्सेस कर सकता हूं। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे str0 लिखूं और इसको अगर प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 करूंगा तो आपका ओ प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। फिर अगले को करूंगा, सेकंड इंडेक्स 0 1 2, तो उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब मैं आपको प्रूव करता हूं, ऐसे करके मैंने उसको एक्सेस कर लिया। अब मैं आपको प्रूव कर रहा हूं कि अगर मैं str0 के अंदर आर डालने की कोशिश करता हूं, तो वो नहीं जाएगा। सॉरी, एम डालने की अगर मैं कोशिश करता हूं, अगर मैंने इसके अंदर एम डालने की कोशिश करा है, तो वो नहीं जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, वो अभी भी आपको रोहित ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भैया रोहित को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि str इसको पॉइंट करा था, मैंने कहा str0 पे जाओ, इस वाले पे जाओ, इसको m बना दो, इसको m बना दो। पर हमारा सिद्धांत कहता है कि भैया जो हमारे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअली जाके भैया ये आर को चेंज करने की कोशिश करी, तो मैं str0 से रिजेक्ट मार दिया कि नहीं हो सकता चेंज। ये रहा उसका प्रूफ कि भैया ये इम्यूटेबल है। इसीलिए जब मैंने str को ये लिखा था मोहन, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोहन के लिए एक नया लोकेशन क्रिएट हुआ है, मोहन के लिए नया क्रिएट हुआ है, नई लोकेशन पे, हाँ, और उसको हमने किसके अंदर असाइन किया, हमने इस str के अंदर। पहले हम क्या कर रहे थे कि str0 के अंदर, यहाँ पे हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि str0 के अंदर जाओ, क्योंकि str0 यही है r, इसके अंदर इस वैल्यू को डालो। वो उसने कहा नहीं, रिजेक्टेड, ये नहीं होगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसको नहीं कर सकते। तो जब आपने ये करने की कोशिश करी ना, जब आपने मोहन को क्रिएट करा, तो मोहन क्रिएट हुआ, आपने कहा जो मोहन की वैल्यू है उसको str के अंदर डाल दो। लेकिन str ओरिजिनली इसको पॉइंट कर रहा था, तो भैया यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो वो अलग से क्रिएट हुआ है और str अब इसको पॉइंट कर रहा है। ये रहा इसका प्रूफ। प्रूफ क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जो मेन पॉइंट हम लेके गए हैं कि जो हमारे वेरिएबल होंगे उनके अंदर मैं नई वैल्यू को असाइन करा सकता हूँ, रीअसाइन करा सकता हूँ, लेकिन जो ये वैल्यूज होंगी इनको कभी भी चेंज नहीं करा जा सकता। ये हमेशा आपकी कांस्टेंट होंगी। ये आपका क्या कहता है, ये आपका जावास्क्रिप्ट के रूल कहते हैं कि भैया इन वैल्यू को कभी भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यही आपकी इम्यूटेबिलिटी कहती है, और उसको हमने प्रूव भी कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो मेरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव,